सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C-134 असाधारण शक्ति का व्यवहारिक अनुप्रयोग। ये खबर कि काफिला सामान इकट्ठा करने जा रहा है तेजी से फैल गई। अगली सुबह तक केवल 5 लोग ही वास्तव में आपूर्ति एकत्र करने के लिए काफिले का अनुसरण करने को तैयार थे। झोउ शियाओ, जूनान, बॉस गाओ और 2 अन्य जीवित बचे लोग। झोउ शियाओ और जूनान का चयन कोई आश्चर्यजनक विकल्प नहीं था। झोउ शियाओ ने काफिले में शामिल होने के बाद से कई संग्रह अभियानों में भाग लिया था, जिससे वह काफी अनुभवी उत्तरजीवी बन गई थी। खुद को विकृत करने के बाद जूनान ने काफी साहस और क्रूरता दिखाई थी। अब शिवनान काफिले के भीतर कुछ हद तक प्रसिद्ध हो गई थी और जीवित बचे लोगों में सबसे अलग दिखती थी। बॉस गाओ की बात करें तो किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। डियर सिटी से आए 4 भाइयों में से 2 सदस्यों को चेन ये ने अपहरण कर दिया था, जिसके बाद बॉस गाओ और चौथे भाई हे काफी आज्ञाकारी हो गए थे। अब चौथा भाई अपनी कार चोरी करने की कला के कारण बचे हुए लोगों में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। बॉस गाओ ने अपनी गतिविधियों को काफी हद तक गुमनाम रखा था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बॉस गाओ अब आपूर्ति संग्रह टीम में शामिल हो जाएंगे। बाकी बचे 2 लोग स्पष्ट रूप से 2 भाई थे। वे परिचित लग रहे थे, लेकिन चेन ये उनके नाम नहीं जानती थी। जब उन्होंने देखा कि चेन ये उन्हें देख रही है तो भाइयों ने तुरंत खुशामद भरे भाव प्रकट कर दिए। जब बॉस गाओ ने देखा कि चेन ये उन्हें देख रहा है तो उनके चेहरे पर थोड़ी सी बेचैनी झलक उठी और उन्होंने चेन ये की नजरों से बचने की कोशिश की। बूढ़े बाव ने आह भरते हुए कहा, जब लोग आरामदेह जीवन में बहुत ज्यादा सहज हो जाते हैं तो कुछ लोग बाहर के खतरों को भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, अगर वे नहीं आना चाहते तो उन्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। हर किसी का अपना रास्ता होता है। इसके अलावा स्कूल में खाने पीने की चीजें उपलब्ध होने पर भला कौन स्वेच्छा से मौत को गले लगाने निकलेगा। चूचे को इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल 2.0। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कम लोगों की मौत होना भी एक अच्छी बात थी। कप्तान होने के नाते वह सच बोल रहा था। बाहर मौजूद अलौकिक खतरों के बारे में अब तक सभी को पता चल चुका था, लेकिन फिलहाल यह अपेक्षाकृत सुरक्षित था। और हालांकि डेथ गॉड चर्च द्वारा प्रदान किया गया भोजन बहुत अच्छा नहीं था, कम से कम कोई भूखा तो नहीं मर रहा था। इसलिए कोई भी बाहर जाकर जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। काफिले का नियम यह था कि किसी व्यक्ति द्वारा एकत्र की गई कोई भी सामग्री उसी की होती थी। यहां तक कि सीक्वेंस सुपरपावर के उपयोगकर्ता भी आम लोगों से आपूर्ति नहीं छीनेंगे। इस नियम ने अब तक काफिले के भीतर बुनियादी निष्पक्षता सुनिश्चित की थी और इसलिए कई जीवित बचे लोगों ने चूचे का जोरदार समर्थन किया था। बेशक इसका मुख्य कारण यह था कि आम लोगों की क्षमताएं सीमित थीं और उन्होंने जो कुछ भी एकत्र किया वह बहुत कम था। सर्वनाश की इस अवस्था में भी मानवता अभी तक उत्पादन क्षमता को बहाल नहीं कर पाई थी। तो इस बिंदु तक सभी की आपूर्ति मुख्य रूप से कबाड़ बीनने से ही प्राप्त हो रही थी। आज का मुख्य कार्य ईंधन की खोज करना था, जबकि अन्य आपूर्ति की खोज करना गौण था। चेन ये के लिए ईंधन स्वाभाविक रूप से पहली पसंद थी। अगर वाकई ऐसी नौबत आती तो उसके पास वैकल्पिक योजनाएं थीं। अब तक चेन ये के पास लोगों को मारने का हमेशा कोई न कोई कारण होता था। भले ही कारण बेतुका, दबंग या यहां तक कि अतार्किक लगे, लेकिन कम से कम वह एक कारण तो था। चेन ये की यही अंतिम शर्त थी। हालांकि यह अंतिम आंकड़ा काफी कम था, लेकिन कम से कम वह सिद्धांतों वाला व्यक्ति तो था। अन्यथा वह बहुत पहले ही स्लॉटर पॉइंट्स जमा करने के लिए लोगों को मारना शुरू कर देता। कई लोगों के लिए कर्ज की राह में पहला कदम तब पड़ा जब उन्हें अपना पहला क्रेडिट कार्ड मिला। गुलाबी बालों वाली लड़की डिंग डोंग के साथ जम्हाई लेती हुई दिखाई दी। उसके पीछे नन्ही मछली भी थी और आयरन लान भी वहां मौजूद था। इस बार आयरन लान ने ओल्ड ली को स्कूल बस में अपने पीछे नहीं आने दिया, बल्कि डिंग डोंग के साथ जाने का विकल्प चुना। सामान इकट्ठा करने के लिए उसकी पैनल वैन पर्याप्त थी। जहां तक झोउ शियाओ की बात है, वह महिला अभी भी अपनी लग्जरी सेडान चला रही थी। हालांकि अब कार बिल्कुल भी आलीशान नहीं लग रही थी। पहियों के चारों ओर धातु की फिसलन रोधी जंजीरें लपेटी गई थीं। चौथे भाई हे की बस को भी बॉस गाओ ने उधार लिया था। इसके पहियों के चारों ओर धातु की फिसलन रोधी जंजीरें भी लपेटी गई थीं। जहां तक बर्फ पर चलने वाले टायरों की बात है, वे बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं थे। चौथे भाई हे और बॉस गाओ के बीच एक समझौता हो गया था। इस बार एकत्रित की गई सामग्री को दोनों के बीच 50-50 बांटा जाएगा। ये कहना जरूरी है कि चौथा भाई कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो रहा था। बाकी बचे 2 भाई भी बॉस गाओ की गाड़ी में बैठ गए। उन्हें अपने द्वारा एकत्र की गई सामग्री का एक हिस्सा बॉस गाओ को देना होगा, जो सवारी के भुगतान के रूप में काम करेगा। जहां तक जूनान की बात है, उसने चेन ये के वाहन में बैठने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। इतना समय साथ बिताने के बाद जूनान को समझ आ गया था कि चेन ये किस तरह का व्यक्ति था। जूनान बॉस गाओ और अन्य लोगों के साथ किसी तरह जगह बना पाया और इसी तरह उसे भी अपने द्वारा एकत्रित सामग्री का एक हिस्सा बॉस गाओ के साथ साझा करना होगा। लेकिन चूंकि जूनान अब काफिले में कुछ हद तक मशहूर हो चुका था और सभी जानते थे कि वह चेन ये के करीबी है, इसलिए बॉस गाओ ने जूनान का फायदा नहीं उठाया, बल्कि सिर्फ सांकेतिक रकम लेने का संकेत दिया। जूनान ने कुछ नहीं कहा, मौन सहमति जता दी। ओल्ड बाव सबसे आगे एक लाउड स्पीकर लेकर खड़ा था। सभी को बता दूं, यह आपूर्ति संग्रह अभियान बेहद खतरनाक है। मुझे विश्वास है कि हर कोई जानता है कि बाहर की स्थिति इस समय कैसी है। भले ही दिन का समय हो, लेकिन किसी को भी अपनी सतर्कता में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। डेथ गॉड चर्च के हमारे दोस्तों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दूसरे प्राथमिक विद्यालय के पास ज्यादा सामान नहीं बचा है, इसलिए इस बार हम और दूर जाएंगे। इस बार का मुख्य उद्देश्य ईंधन इकट्ठा करना है। यदि परिस्थितियां अनुमति दें तो यथासंभव अन्य उपयोगी सामग्री भी एकत्र करें। और हाँ, आपसे विनती है, कृपया समूह से बिल्कुल भी अलग मत होना। ठीक है, चलो चलते हैं। इस मिशन में सभी की सफलता की कामना करता हूँ। बोलने के बाद ओल्ड बाव स्कूल के गेट पर खड़ी जगह से हट गया। इस बार ओल्ड बाव मिशन के संचालन में भाग नहीं ले रहा था।
बूढ़े बाऊ की उम्र काफी बढ़ चुकी थी और इतनी ठंडी परिस्थितियों में जीवित रहना उनके लिए पहले से ही काफी मुश्किल था। उन्हें इस तरह की गतिविधियों में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कल की योजना के अनुसार आज वे बारी बारी से आगे चलने वाले वाहन की भूमिका निभाएंगे। चेन ये सबसे पहले जाएगा। उसकी जर्जर गाड़ी के ढांचे पर 4 टायर लगे हुए थे जो सर्वनाश के माहौल के अनुरूप थे। सिस्टम के अपग्रेड और संशोधन के बाद ट्रक का पिछला हिस्सा चारों टायरों के वजन के नीचे ढीला होकर नहीं झुक रहा था। वास्तव में सिस्टम के उत्पाद भरोसे के लायक थे। गाड़ी का एयर कंडीशनिंग सिस्टम अभी भी काम नहीं कर रहा था। कल उन्होंने जबरदस्ती इस गैर मौलिक एयर कंडीशनिंग यूनिट को वाहन में लगा दिया था, ये सोचकर कि यह कम से कम कामचलाऊ तरीके से तो चल ही जाएगी। अब ऐसा लग रहा था कि यह समाधान वाकई काम नहीं करेगा। उन्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक उनके पास सिस्टम द्वारा अनुकूलता समायोजन करने के लिए पर्याप्त स्लॉटर पॉइंट्स न हो जाएं। पिकअप ट्रक के पीछे कैप्टन चूचे, फिर गुलाबी बालों वाली लड़की का चालक रहित वाहन और अंत में डिंग डोंग की पैनल वैन थी। सबसे पीछे आम बचे हुए लोगों के वाहन थे। स्कूल के अंदर जमी बर्फ को कम से कम डेथ गॉड चर्च के अनुयायियों और आम काफिले के सदस्यों द्वारा साफ कर दिया गया था। लेकिन स्कूल के बाहर बर्फ कल से भी ज्यादा मोटी थी। अब तक बर्फबारी कभी नहीं रुकी थी, कभी तेज तो कभी धीमी। चेन ये ने महसूस किया कि पिकअप ट्रक का चेसिस मोटी बर्फ पर दबने से वाहन की गति थोड़ी धीमी हो गई, जिससे शश की घर्षण ध्वनि निकली। आगे की तरफ लगा बुलबार जमा होती बर्फ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और देखते ही देखते वाहन के सामने बर्फ का एक बड़ा ढेर जमा हो गया। चेन ये का मानना था कि अगर वे इसी तरह गाड़ी चलाते रहे तो वाहन जल्द ही रुक जाएगा और चलने में असमर्थ हो जाएगा। अगर वे गाड़ी चलाने पर जोर देते तो ये पूरी तरह से असंभव नहीं था। आखिरकार एपोकैलिप्टिक पिकअप ट्रक की दूसरी क्षमता प्रभाव प्रतिरोध थी, इसलिए प्रतिरोध का ये स्तर वास्तव में बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन इस काम के लिए किसी क्षमता का उपयोग करना काफी व्यर्थ होगा। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए क्षमताओं का उपयोग महत्वपूर्ण क्षणों में किया जाना चाहिए। चेन ये के पीछे चल रहे ऑफ रोड वाहन वास्तव में बेहतर स्थिति में थे। वे चेन ये के वाहन द्वारा छोड़े गए पदचिह्नों का अनुसरण कर सकते थे। सौभाग्य से चेन ये ने कल ही स्टेडेड स्नो टायर लगवाए थे, इसलिए कम से कम वाहन फिसल नहीं रहा था। वे काफी धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे। वाहन के अंदर का तापमान भी काफी कम था। शश वॉकी टॉकी से स्टैटिक ध्वनि आ रही थी। चेन ये, क्या हालचाल है? कैप्टन चूचे की आवाज वॉकी टॉकी से सुनाई दी। हालात आशाजनक नहीं हैं, लेकिन पूरी तरह से निराशाजनक भी नहीं है। ठीक है, तो हम आप पर भरोसा करेंगे। आयरन लान और डिंग डोंग आधे घंटे में कमान संभाल लेंगे, उसके बाद शीशी। कोई बात नहीं, गुलाबी बालों वाली लड़की की जोशीली आवाज रेडियो पर सुनाई दी। वैसे कप्तान चेन ये, मुझे लगता है कि आप दोनों पिछले कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रहे हैं। गुलाबी बालों वाली लड़की की आवाज जारी रही। चेन ये, खासकर तुम, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, वो मेरे चाचा हैं। कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गुलाबी बालों वाली लड़की को आज भी वह घटना स्पष्ट रूप से याद थी जब चेन ये ने वह संदिग्ध सौदा किया था और कैमल ट्रेन के संसाधनों को हड़प लिया था। अरे चेन ये, क्या तुमने मुझे सुना? मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूं। गुलाबी बालों वाली लड़की ने स्पष्टवादिता से बात की, उसके लहजे में चिंता और चेतावनी दोनों का मिश्रण था। चूंकि वॉकी टॉकी रखने वाले सभी लोग सहयोगी थे, इसलिए उसे अपनी बातों के सुने जाने की चिंता नहीं थी। चलो भी, सुन शीशी, क्या मैं तुम्हें उस तरह की इंसान लगती हूँ? वह तुम्हारे चाचा हैं, लेकिन वह मेरे भाई भी हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उस तरह का बेईमान, मनमौजी बदमाश हूँ जिसे किसी की परवाह नहीं है? तुम मुझे समझते क्या हो? इसके अलावा हर लिहाज से मैं तुम्हारा चाचा भी हूँ। क्या अपने चाचा से इस तरह बात करना ठीक है? बिना सोचे समझे चेन ये ने वॉकी टॉकी उठाया और जवाबी फायरिंग कर दी। ऐसा होना सच नहीं होना चाहिए। गुलाबी बालों वाली लड़की की खर्राटे की आवाज वॉकी टॉकी से सुनाई दी। फिर सन्नाटा छा गया। चेन ये ने एक हाथ से अपनी जेब से हुआजी सिगरेट निकाली, एक गहरा कश लिया और धुएं का एक बादल बाहर निकाला। धुआं खिड़की से बाहर निकला और तेजी से वाहन के सामने एक नुकीले स्नोप्लो बर्फ हटाने वाली मशीन के आकार का रूप ले लिया। जैसे ही पिकअप ट्रक आगे बढ़ा, धुएं से बने स्नोप्लो ने वाहन के सामने की बर्फ को दोनों ओर धकेल दिया और चेन ये ने तुरंत महसूस किया कि वाहन बहुत आसानी से आगे बढ़ रहा है। आयरन लान के निर्देशों के अनुसार चेन ये रोंग शहर की सड़कों पर घूम रहा था, तभी वॉकी टॉकी से कभी कभी चूचे की आवाज सुनाई देने लगी। लेकिन रफ्तार फिर भी बहुत धीमी थी। जमीन पर जमी बर्फ के नीचे बर्फ की एक मोटी परत थी और स्टेडेड स्नो टायरों के बावजूद वाहनों को बहुत सावधानी से आगे बढ़ना पड़ा। जिस दूरी को तय करने में आमतौर पर गैस पैडल का एक बार दबाना ही काफी होता था, अब उसे तय करने में कई गुना अधिक समय लगता था। सौभाग्य से अभी सुबह का समय था, इसलिए उनके पास मिशन के लिए पर्याप्त समय था। कैप्टन चूचे को इस शहर के भीतर अलौकिक खतरों का लगातार आभास होता रहता था। कल रात स्कूल के आसपास का इलाका अलौकिक शक्तियों से भरा हुआ था। यह उन समयों में से एक था जब चूचे ने अलौकिक खतरों की सबसे अधिक तीव्रता को महसूस किया था। यह मिशन निश्चित रूप से आसानी से पूरा नहीं होगा, सवाल सिर्फ ये था कि ये अलौकिक खतरे कब प्रकट होंगे। पूरे शहर में केवल यही कुछ वाहन चल रहे थे। पूरी दुनिया सफेद चादर से ढकी हुई थी। मानवता के लुप्त होने का प्रभाव केवल स्वयं मानवता पर ही पड़ता प्रतीत हुआ। दुनिया ने मानवता के लुप्त होने पर कोई शोक नहीं दिखाया, बल्कि सड़क के किनारे के पेड़ और भी अधिक हरे भरे हो गए और हवा पहले से अधिक ताज़ा हो गई। विद्यालय के आसपास की वे सभी जगहें जहां आपूर्ति का सामान मिल सकता था, शॉपिंग मॉल, सुपरमार्केट, सब कुछ डेथ गॉड चर्च के अनुयायियों द्वारा पूरी तरह से लूट ली गई थी। आसपास के कई पेट्रोल पंपों पर भी डेथ गॉड चर्च के अनुयायी अनगिनत बार आ चुके थे। इसलिए पेट्रोल पंप ढूंढने के लिए काफिले को और आगे जाना पड़ेगा। आधे घंटे बाद अब आयरन लान की बारी थी बढ़त हासिल करने की। पैनल वैन ने चेन ये को ओवरटेक किया और काफिले के ठीक आगे आकर रुक गई। चेन ये ने देखा कि वह बड़ा मूर्ख आयरन लान गाड़ी से बाहर निकला और काफिले के बिल्कुल आगे की ओर चला गया।
ठीक उसी समय चेन ये सोच रहा था कि क्या वह बड़ा मूर्ख पेशाब करने जा रहा है। आयरन लान के हाथ मुड़कर आपस में जुड़ गए, जिससे एक मांस से बना तोप घर बुर्ज बन गया। तोप का पेट पफरफिश की तरह फूल गया। बूम! एक पारदर्शी वायु तोप से धमाका हुआ। हवाई तोप ने पूरी सड़क पर जमी बर्फ को चीरते हुए एक लंबी नहर बना दी। सड़क पर चारों ओर बर्फ बेतरतीब ढंग से उड़ रही थी। हर बार जब वे किसी नई सड़क पर पहुंचते तो ये बड़ा मूर्ख फिर से वही हरकत करता, जिससे चेन ये अवाक रह जाता। ये बेवकूफ, अगर तुम्हें अलौकिक खतरों का सामना करना पड़े तो तुम क्या करोगे? यह आयरन लान था। जब भी टीम के साथी उससे कुछ करने को कहते, यह मूर्ख कभी यह नहीं पूछता था कि क्यों। इसी बीच चेन ये ने अपनी आधे घंटे की शिफ्ट खत्म होते ही काम बंद कर दिया और एक सेकंड भी ओवरटाइम नहीं किया। आयरन लान ने डिंग डोंग का हिस्सा भी निभाया। जब गुलाबी बालों वाली लड़की की नेतृत्व करने की बारी आई, लड़की ने तुरंत अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया। 3000 की संख्या वाली वह अद्भुत लंबी तलवार वाहन के सामने हवा में मंडरा रही थी, जिसकी धार के चारों ओर आतिशबाजी की तरह हल्की लाल चमक फैली हुई थी। जमा हुई बर्फ तेजी से पिघल गई। हालांकि आयरन लान की विधि की तरह पूरी तरह से साफ नहीं था, फिर भी यह वाहनों के आवागमन के लिए पूरी तरह से उपयुक्त था। चेन ये ने पहली बार इस लंबी तलवार की इस क्षमता को देखा था। ऐसा लग रहा था कि इस लड़की के पास भी कुछ ऐसे तुरुप के पत्ते थे जिन्हें उसने अब तक छिपा कर रखा था। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C135 चौथा लौह नियम। वॉच द बेस्ट डांसेस फाइंड कैम्स लाइव। वॉच द बेस्ट कॉस्प्ले गिव्स फाइंड कैम्स लाइव। जिक्सी, आगे जाकर बाएं मुड़ो, फिर दूसरे चौराहे पर दाएं मुड़ो और सीधे जाओ, तुम्हें पेट्रोल पंप दिख जाएगा। वॉकी टॉकी से चूचे की आवाज सुनाई दी। प्राप्त हुआ। इस बार वॉकी टॉकी के माध्यम से लिटिल फिश की आवाज सुनाई दी, जो कुछ हद तक हताश लग रही थी। 10 मिनट से भी अधिक समय बाद गाड़ियों का काफिला एक पेट्रोल पंप के सामने रुक गया। पेट्रोल पंप पर लगे सड़क किनारे के बिलबोर्ड पर लिखा था, फलां फलां पेट्रोकेमिकल। पहले दो पात्र पहले से ही गायब थे। पेट्रोल पंप पर लगे सड़क किनारे के बिलबोर्ड पर लिखा था, फलां फलां पेट्रोकेमिकल। धुएं से 7 जंगली भेड़िए बाहर निकले और पहरा देने के लिए चारों ओर चक्कर लगाने लगे। चेन ये की सावधानी पर किसी ने भी नहीं हंसा। ये पेट्रोल पंप चांगवांग जिले के बाहरी इलाके में स्थित था। आकाश धूसर और बादलों से घिरा रहा, सूर्य की एक भी किरण दिखाई नहीं दी। बर्फ के टुकड़े नीचे गिर रहे थे और सबके सिर और कपड़ों पर जम रहे थे। सब लोग जल्दी करो। ओल्ड बाओ की अनुपस्थिति में काफिले के सहायक शियाओ वान को अस्थायी कमांडर बना दिया गया। बेशक उसका अधिकार केवल झो शियाओ शियाओ और जू नान जैसे साधारण बचे हुए लोगों तक ही सीमित था। उनके वाहनों के बीच अंतर जल्द ही स्पष्ट हो गया। चेन ये की गाड़ी जल्दी ही भर गई। इसका कोई उपाय नहीं था। सर्वनाश से प्रभावित पिकअप ट्रक के ईंधन टैंक में केवल 60 लीटर ईंधन ही आ सकता था, और वह भी सिस्टम द्वारा उन 2 ईंधन डिब्बों का उपयोग करके इसे अपग्रेड करने के बाद। धिक्कार है, जब हम स्कूल वापस पहुंचेंगे तो मैं निश्चित रूप से कुछ ईंधन टैंक निकालकर उन्हें लगाऊंगा। चेन ये ने दांत पीसते हुए मन ही मन गाली दी। इस बीच चूचे और गुलाबी बालों वाली लड़की के वाहन बेहद अधिक ईंधन की खपत करते थे। चेन ये ने ईंधन भरने का काम पहले ही पूरा कर लिया था, जबकि वे लोग अभी अभी ईंधन भरना शुरू करते हुए प्रतीत हो रहे थे। सौभाग्यवश ओल्ड बाओ ने इस यात्रा के लिए डेथ गॉड चर्च के सदस्यों से काफी सारे ईंधन के डिब्बे उधार लिए थे। काफिले के पास पहले से मौजूद ईंधन के डिब्बों के साथ यदि वे इन सभी डिब्बों को भर सकें तो पूरे काफिले को आने वाले लंबे समय तक ईंधन की कमी के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी के बीच काम का स्पष्ट विभाजन था। कुछ लोग विशेष रूप से ईंधन भरने के लिए जिम्मेदार थे, जबकि अन्य लोग भरे हुए ईंधन के डिब्बे वापस वाहनों तक ले जाते थे। इस समय तो झो शियाओ शियाओ का भी एक पुरुष की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। लड़की ने दोनों हाथों में 30-30 लीटर ईंधन के डिब्बे ले रखे थे। मेहनत से उसका चेहरा लाल हो गया था, फिर भी वह आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ रही थी। बॉस गाओ और जू नान डिब्बों में ईंधन भरने के लिए जिम्मेदार थे। जैसे ही एक ईंधन का डिब्बा भर जाता, दूसरा डिब्बा तुरंत अगला डिब्बा उठाकर काम जारी रखता। फिर वे ईंधन के डिब्बों के ढक्कनों को कसकर बंद कर देते थे, एक पल भी बर्बाद नहीं करते थे। इस बीच काम करते हुए उनकी निगाहें लगातार आसपास के वातावरण पर टिकी रहती थी, इस डर से कि कहीं उन्हें वह न दिख जाए जिसे वे बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते थे। हर कोई व्यस्त था, कोई भी एक शब्द भी बर्बाद करने को तैयार नहीं था। इस गैसोलीन को समान रूप से एकत्र किया जाएगा और फिर समान रूप से वितरित किया जाएगा। चेन ये और उनके समूह को स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ा हिस्सा मिला, लेकिन अगर इसे आम बचे हुए लोगों में भी बांट दिया जाए तो भी हर व्यक्ति को काफी बड़ी रकम मिलेगी। सामान्य परिस्थितियों में चूचे नंगे पैर होने के कारण अपने वाहन की गर्मी छोड़ने के लिए काफी अनिच्छुक था, लेकिन अब चूचे बर्फ में नंगे पैर खड़ा था। ठंड से उसके पैर एकदम लाल हो गए थे, फिर भी उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कैप्टन चू लगातार घबराकर पश्चिम की ओर देख रहे थे। डिंग डोंग, आयरन लान, सन शीशी और चेन ये सभी एक एक दिशा में पहरा दे रहे थे। उनके पीछे बचे हुए लोग घबराए हुए अंदाज में काम कर रहे थे। चेन ये के बगल में धुएं से कृत्रिम रूप से बनाए गए कई जंगली भेड़िए थे, जो देखने में काफी प्रभावशाली लग रहे थे। केवल चेन ये को ही पता था कि धुएं से कृत्रिम रूप से बनाए गए ये भेड़िए कृत्रिम रूप से बनाए गए प्राणियों से अपरिचित होने के कारण युद्ध में विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन उनका फायदा यह था कि मारे जाने पर उन्हें तुरंत बदला जा सकता था। इस समय चेन ये को फिर से मृत्यु के देवता का ख्याल आया। संपर्क के अवसर बहुत कम थे और मृत्यु देवता का अनुकरण करने की उनकी योजना रुक गई थी। इस बार लौटने के बाद उसे निश्चित रूप से वू जियानशान से अच्छी तरह बात करनी होगी ताकि वह मृत्यु के देवता के करीब पहुंच सके। मृत्यु के देवता की शक्ति का मात्र 1% भी प्राप्त करना लाभकारी होगा। उसे बस यह नहीं पता था कि वह तैयार होगी या नहीं। गुलाबी बालों वाली लड़की के गुलाबी बाल पहले से ही बर्फ के टुकड़ों से ढके हुए थे और उसकी काली जैकेट पर भी काफी बर्फ के टुकड़े जमा हो गए थे।
गुलाबी बालों वाली लड़की अविचलित रही, अपनी लंबी तलवार को मजबूती से पकड़े हुए। उसकी खूबसूरत आंखों में असामान्य गंभीरता झलक रही थी, क्योंकि वह लगातार आगे के हर अंधेरे क्षेत्र का जायजा ले रही थी। उसके पैर लगातार हिलते रहते थे, जिससे उसके पीछे गिरी बर्फ उड़ती और फिर से जम जाती थी। भारी बर्फ में डिंग डोंग एक मूर्ति की तरह चुपचाप खड़ा रहा। इस महिला के चारों ओर एक अलौकिक आभा उभरने लगी थी। हालांकि उसका रूप रंग साधारण था, फिर भी उसमें एक खास आकर्षण था। आयरन लान, वह मूर्ख, ठंड का मतलब बिल्कुल नहीं जानता था। अब भी उसने वही आधी बाजू की कमीज पहन रखी थी। उस पर गिरने वाले बर्फ के टुकड़े तुरंत पानी में बदल गए, कुछ उसकी बाहों से नीचे फिसल गए, कुछ उसके शरीर की गर्मी से वाष्पित हो गए। इस प्रकार उसके चारों ओर भाप का एक घूमता हुआ अवरोध बन गया, जो देखने में काफी भयावह लग रहा था, जैसे किसी एनीमे के महाशक्तिशाली बॉस की तरह जिसकी ताकत स्पष्ट रूप से बाहर की ओर फैलती है। स्क्वाड लीडर चू, हमारा काम हो गया। अंततः जब उन्होंने यह आवाज सुनी तो सभी लोग स्पष्ट रूप से राहत महसूस करने लगे। चलो जल्दी चलें। चूचे सबसे पहले अपने वाहन में वापस लौटा, उसका चेहरा काफी गंभीर था। इस समय किसी ने भी चूचे से नहीं पूछा कि क्या हुआ था, लेकिन सभी लोग आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़े और उन्हें आधे मिनट से भी कम समय लगा। चेन्नई के बगल में धुएं से बने भेड़ियों के कृत्रिम ढांचे क्षण भर के लिए गायब हो गए। वाहन फिर से चालू हुए और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चले गए। सौभाग्य से जिस रास्ते से वे पहले निकले थे वह भारी बर्फ से पूरी तरह ढका नहीं था, इसलिए इस बार उन्हें रास्ता साफ करने के लिए अलौकिक शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जिससे उनकी गति पहले से कहीं अधिक तेज हो गई। इससे सबके दिलों पर पड़ा भारी बोझ कुछ हद तक कम हो गया। काफिला बर्फ की चादर को चीरता हुआ स्कूल की दिशा में आगे बढ़ा और बर्फ की लहरें उड़ाता हुआ आगे बढ़ा। चूचे का चेहरा गंभीर बना रहा, उसमें जरा भी शिथिलता नहीं दिखी। वाहन चला रहे काफिले के सहायक शियाओ वांग ने कप्तान का कमजोर चेहरा देखा और भय से उसका चेहरा कुछ पीला पड़ गया। हर बार कप्तान का चेहरा बिगड़ जाता था, कुछ बुरा हो जाएगा। ये काफिले का चौथा अटल नियम था। काफिले के भीतर बचे हुए लोगों ने कुछ अटल नियमों का सारांश तैयार किया था और वे काफिले में शामिल होने वाले हर नए व्यक्ति को ये बात बताते थे। उदाहरण के लिए पहला नियम था, पीछे मत रहो, पीछे मत रहो, पीछे मत रहो। आप बिना सामान के भी काम चला सकते हैं, लेकिन पीछे मत रह जाना। अगर आपके पास कोई सामान नहीं था तो काफिले के अन्य सदस्यों के पास था, आप अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी इज्जत भी बेच सकते थे और लेकिन अगर आप पीछे रह गए तो सिर्फ मौत ही आपका इंतजार कर रही थी। दूसरा, ये सुनिश्चित करते हुए कि आप पीछे न रह जाएं, जितना संभव हो उतना सामान इकट्ठा करें। तीसरा, निष्पक्षता, निष्पक्षता ही काफिले की नींव है। चौथा, जब कैप्टन चू का चेहरा बिगड़ जाता है तो इसका अक्सर मतलब होता है कि कुछ बुरा होने वाला है। और इस समय स्क्वाड लीडर चू का चेहरा काफी गंभीर था। कैप्टन, कैप्टन, मैंने मन से सुना है कि अगर हम इस सड़क पर दाईं ओर मुड़ें तो एक बड़ा सुपरमार्केट है। उन्होंने अभी तक इस जगह की तलाशी नहीं ली है, क्या हमें जाना चाहिए? गुलाबी बालों वाली लड़की की आवाज वॉकी टॉकी से सुनाई दी। चूचे ने बिना किसी झिझक के वॉकी टॉकी उठाया और सीधे कहा, पूरी गति से स्कूल लौटाओ। वॉकी टॉकी कुछ पल के लिए शांत हो गया, फिर गुलाबी बालों वाली लड़की की आवाज सुनाई दी, संपर्क प्राप्त हुआ। मैन कौन है? वॉकी टॉकी से चेन ये की आवाज सुनाई दी। मनमन मृत्यु देवता चर्च का सदस्य है, लड़की की आवाज ने जवाब दिया। वाह, आपने तो सचमुच जानकारी हासिल करने का तरीका सीख लिया। बेशक आपको लगता है कि मैं भी आपकी तरह हूं, जो हर दिन कुछ नहीं करता। लड़की के व्यंग्य में सच्चाई झलक रही थी। अरे वाह, तुम्हें क्या पता छोटी बच्ची, मैं तो हर दिन बहुत व्यस्त रहता हूं। बस आयरन लान ही है जो कुछ नहीं कर रहा। मैं भी बहुत व्यस्त हूं। वॉकी टॉकी से आयरन लान की सरल आवाज सुनाई दी। अरे, क्या तुम लोग शिष्टाचार का पालन भी कर रहे हो? डिंग डोंग भी आयरन लान का बचाव करते हुए शायद ही कभी कुछ बोलता था। शायद वातावरण बहुत ही घुटन भरा होने के कारण वॉकी टॉकी पर लगातार बातचीत होती रही, लेकिन वास्तव में सभी को यह एहसास हो गया था कि यह यात्रा शांतिपूर्ण नहीं हो सकती है। वे सिर्फ हंसी मजाक के जरिए तनाव कम करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी प्रसन्नता बनावटी थी, लेकिन काफिले के सबसे पीछे वाली बस में सचमुच खुशी का माहौल था। कहावत है कि अज्ञान ही सुख है, शायद यही बात उन दोनों का वर्णन करती है। या शायद इसलिए कि उन्होंने कैप्टन चू के गंभीर चेहरे को नहीं देखा था। ये यात्रा काफी फलदायी मानी जा सकती है। भले ही वह सिर्फ पेट्रोल ही था, लेकिन पेट्रोल के बदले कई अच्छी चीजें खरीदी जा सकती थीं। डेथ गॉड चर्च के उन सदस्यों के पास पर्याप्त मात्रा में सामान था। बॉस गाओ, इस वितरण से हमें काफी मात्रा में पेट्रोल मिलेगा। हाँ, चूचे, बॉस चू सबसे ईमानदार हैं, वे जो भी वादा करते हैं अंत में उसे पूरा करते हैं। जूनान, इस बार तुम किस चीज के बदले में कुछ देने की योजना बना रही हो? मैं इसे चॉकलेट के बदले में बदलने की योजना बना रहा हूँ। वो सामान सस्ता नहीं है, क्या आप उसे इसके बदले में देना चाहते हैं? जूनान का जवाब सुनकर कुछ लोगों ने हैरानी जताई। चॉकलेट अच्छी थी, लेकिन उसे बदलने की कीमत बहुत अधिक होगी। हाँ, मेरी छोटी बहन को ये पसंद है, मैं इसे कुछ और लेकर बचाकर रखने की योजना बना रहा हूँ। ये चीज भविष्य में और भी दुर्लभ होती जाएगी। तुम्हें अभी तक अपनी बहन नहीं मिली? नहीं, ज्यादा चिंता मत करो, शायद कल तुम्हें तुम्हारी बहन मिल जाए। जूनान द्वारा अपनी बहन की तलाश करना काफिले में कोई रहस्य नहीं था। दरअसल जूनान ने जानबूझकर यह खबर फैलाई थी, इस उम्मीद में कि शायद अचानक किसी के पास कोई जानकारी हो। सभी लोग फिर से अन्य विषयों पर चर्चा करने लगे, लेकिन बातचीत धीरे धीरे अपने मूल विषय से भटक गई और उसमें कुछ आपत्तिजनक बातें भी शामिल होने लगीं। ये काफिला अपने आप में एक छोटा सा समाज था। जब तक आप आपूर्ति के माध्यम से भुगतान कर सकते थे, कुछ पहलुओं में ये सर्वनाश से पहले की तुलना में कहीं अधिक खुला था। ओल्ड बाव ने इस स्थिति पर कड़ा नियंत्रण नहीं रखा। इसके अलावा यह आपूर्ति वितरित करने का भी एक तरीका था।
इस समय जो शियाओ शियाओ भी काफी तनाव मुक्त थी, उसने गाड़ी का साउंड सिस्टम चालू कर दिया और संगीत बजाने लगी। कैप्टन चू की पिछली वितरण योजना के अनुसार उसे काफी मात्रा में गैसोलीन प्राप्त होगा। इस पेट्रोल से उसे लंबे समय तक चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल कैप्टन चू के चेहरे के भाव ही लगातार गंभीर होते गए। उनकी धारणा में ऐसा लग रहा था मानो रोंग शहर में मौजूद सभी विसंगतियां फिर से सक्रिय हो गई हों। असंख्य विसंगतियां घनी संख्या में एकत्रित हो रही थीं और काफिले की ओर तेजी से बढ़ रही थीं। इस समय कैप्टन चूचे को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उन्होंने किसी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया हो। इसी बीच बॉस गांव और अन्य लोग अभी भी खुशी खुशी बातें कर रहे थे। स्कूल तक पहुंचने में केवल 1 किलोमीटर से थोड़ा अधिक ही दूरी बची थी। उन्हें बस एक और मोड़ मुड़ना था और वे उस सड़क पर पहुंच जाते जहां दूसरा प्राथमिक विद्यालय स्थित था। जूनान, तुम उधर देखो, क्या बर्फ में कोई औंधा पड़ा है? संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C-136, सभी लोग कृपया जीवित रहने का प्रयास करें। वे आ रहे हैं। उनमें से बहुत से, सभी लोग कृपया जीवित रहने की कोशिश करें। चूचे की धीमी आवाज रेडियो से सुनाई दी, जो पहले से कहीं अधिक भारी थी। रेडियो के दूसरी तरफ से सन्नाटा छाया रहा। चेंजिए ने अपनी सतर्कता को अधिकतम स्तर तक बढ़ा दिया। हालांकि वह पहले भी कई बार विसंगतियों का सामना कर चुका था, फिर भी हर बार जब वह उनसे मिलता था तो वह तनाव महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाता था। विसंगतियां अनगिनत बार विफल हो सकती थीं, लेकिन चेंजिए एक बार भी विफल होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। वाहन में घना धुआं भर गया था, जिसका कुछ हिस्सा खिड़कियों के दरारों से बाहर निकलकर ट्रक के चारों ओर अनचाही परछाइयों की तरह मंडरा रहा था। काफिला फिर से तेज हो गया। चेंजिए को चूचे और गुलाबी बालों वाली लड़की के वाहनों के इंजनों की गर्जना भी सुनाई दे रही थी। चेंजिए पीछे रहने के मूड में नहीं था, उसने एक्सीलरेटर पैडल को पूरी तरह दबा दिया। उस समय चेंजिए के पास फिसलने या दुर्घटनाग्रस्त होने की चिंता करने का समय नहीं था। सौभाग्य से स्टेडेड स्नो टायर्स अपना काम बखूबी कर रहे थे, जिससे उन्हें लगातार गति बढ़ाने में मदद मिली। स्कूल जल्दी वापस पहुंचकर ही वे जीवित रह सकते थे। चेंजिए ने ऊपर की ओर देखा और सामने एक आवासीय इमारत की दीवार से एक मानवाकार प्राणी को नीचे रेंगते हुए देखा। यह मानवाकार आकृति छिपकली की तरह सिर नीचे और पैर ऊपर करके लटकी हुई थी, बाहरी हिस्से से चिपकी हुई थी और कदम दर कदम काफिले की ओर उतर रही थी। ये एक इंसान था। लंबे बाल लटक रहे थे, शरीर की बनावट और आकार को देखकर लग रहा था कि वह एक महिला थी। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि वह महिला सिर से लेकर पैर तक पूरी तरह से बर्फ की तरह सफेद थी, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी बेदाग सफेद थे। अगर सुपरह्यूमन्स की दृष्टि सामान्य लोगों की तुलना में कहीं बेहतर न होती, तो इस रहस्यमय आकृति को इतनी आसानी से पहचानना मुश्किल होता। और यह अकेला नहीं था, थोड़ी ही दूर पर एक और था। ये वाला देखने में कहीं अधिक हट्टा कट्टा लग रहा था, मानो 200 पाउंड का कोई मोटा आदमी हो, और यह भी पूरी तरह से सफेद था। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने चेंजिए की निगाह को भांप लिया। उस मोटे प्राणी ने अपना सिर उठाया और चेंजिए की ओर दहाड़ा। वह इंसान से कम और इंसानी चमड़ी पहने हुए राक्षस जैसा अधिक लग रहा था। उसके चेहरे पर जीवन की कोई झलक नहीं थी। चेंजिए ने अपनी आंखों से एक त्वरित नजर घुमाते हुए देखा कि दर्जनों समान सफेद आकृतियां सभी दिशाओं से एक साथ आ रही थीं। नहीं, दर्जनों कहना भी कम होगा। वे सैकड़ों की संख्या में थे। इमारतों के बाहरी हिस्सों पर बनी वे सफेद छिपकली जैसी आकृतियां ज्यामितीय रूप से कई गुना बढ़ गईं। वे आते रहे, न केवल आवासीय भवनों से, भूमिगत सीवरों से लेकर सड़क किनारे की दुकानों और सुपरमार्केटों तक, फार्मेसियों, रेस्तराओं, होटलों तक। जिन जगहों पर पहले इंसान इकट्ठा होते थे, वे इस समय इन सफेद रेंगने वाले कीड़ों के घोंसले बन चुके हैं। उन लोगों में नहीं, उन राक्षसों में एक बात समान थी। सफेद सफेद बाल, सफेद भौहें, सफेद कपड़े, यहाँ तक कि उनकी आंखों की पुतलियां भी सफेद। सब कुछ सफेद था। ये जीव, ये राक्षस ठीक से सीधे खड़े होकर चल नहीं सकते थे। चाहे वे छिपकलियों की तरह दीवारों से चिपके रहते हों या जमीन पर पहुंच चुके हों। वे चारों पैरों पर रेंगते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वे ज्वार की तरह घनी संख्या में थे और काफिले की ओर बढ़ते जा रहे थे। उस समय का दृश्य बिल्कुल उन ज़ोंबी फिल्मों जैसा था। ये तो रेंगने वाले जीव हैं। मृत्यु देवता के अनुयायियों ने कहा कि ये सभी लोग पहले रोंग शहर के निवासी थे। गुलाबी बालों वाली लड़की की आवाज रेडियो पर कांप रही थी। सभी निवासियों। चेंजिए का चेहरा उतर गया। यदि वे सभी निवासी होते, तो रोंग शहर की स्थायी आबादी और पर्यटकों को मिलाकर अब तक 10 लाख से अधिक हो गई होती। रोंग शहर में आखिर हुआ क्या था? धिक्कार है, इसका मतलब तो 10 लाख विसंगतियां होंगी। चेंजिए की आवाज सूखी और कर्कश निकली। शश। रेडियो से कर्कश सी आवाज आने लगी। फिर गुलाबी बालों वाली लड़की की चिंतित आवाज सुनाई दी। चेंजिए, आप सभी कृपया जीवित रहने की कोशिश करें। जैसे ही वह निवेदन प्रसारित हुआ, चेंजिए ने स्टीयरिंग व्हील घुमाया और काफिले से अलग हो गया। ट्रक के पिछले हिस्से में मौजूद धुएं से बनी गैस ने बर्फ हटाने वाली मशीन का रूप ले लिया और उसके पीछे उड़ती बर्फ झरने की तरह दिखने लगी। सबसे आगे चल रही गाड़ी गुलाबी बालों वाली लड़की की थी। वह अचंभित होकर देखती रही जब चेंजिए ने उसे पीछे छोड़ दिया और बढ़त बना ली। चेंजिए को रेंगने वाले जीवों द्वारा पूरी तरह से घेर लिए जाने से पहले स्कूल वापस जाना था। बाकी लोगों के लिए वह सचमुच उन सभी की देखभाल नहीं कर सकता था। धिक्कार है उस कमीने पर। छोटी मछली, जल्दी करो, उसे पार करो। चचेरा भाई। इससे पहले कि लिटिल फिश जवाब दे पाती, गुलाबी बालों वाली लड़की ने महसूस किया कि पूरा वाहन कांप रहा है, मानो कोई चीज छत पर रेंग रही हो। उसकी भौहें चिंता से तंग गईं। उसने तलवार का इशारा किया। तेज चिंगारियों से लिपटी एक तलवार खिड़की से बाहर निकल आई। तब तक चेंजिए ने अपना पैर गैस पैडल पर दबा रखा था। फिर भी उन्होंने आश्चर्यजनक नियंत्रण के साथ गाड़ी चलाई। इस क्षण में उन्हें वाहन के साथ एकाग्र होने का एहसास हुआ। यह एक अजीब सी अनुभूति थी। वह हर छोटी से छोटी हरकत के प्रति इतना संवेदनशील था कि ऐसा लगता था मानो उसने इस ट्रक को एक सदी से चलाया हो और उसे इसके हर पेंच और बोल्ट की जानकारी हो।
सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक की विशेषता स्पष्ट रूप से प्रकट हुई। सड़क पर बर्फ की पतली परत होने के बावजूद स्टेडेड स्नो टायरों ने जमीन पर मजबूती से पकड़ बनाए रखी। जब भी कार फिसलने लगती, चेनये के नियंत्रण में चल रही पिकअप ट्रक बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल लेती। गर्जना। ऊपर से एक बर्फ सफेद रेंगने वाला जीव नीचे गिरा और उसने सर्वनाश से क्षतिग्रस्त पिकअप ट्रक को निशाना बनाया। चेनये को शायद इसका आभास हो गया था। उसने ट्रक को घुमाया और 200 पाउंड से अधिक वजनी उस मोटे रेंगने वाले जीव से बच निकला। रेंगने वाले जीवों की संख्या बढ़ती जा रही थी। चेनये अभी भी पिकअप की खासियत का इस्तेमाल करके उनके बीच से निकल सकता था और घात लगाकर किए जा रहे हमलों से बच सकता था। अगर एक भी क्रॉलर वाहन से चिपक जाए तो इसमें केवल 1 सेकंड लगेगा। उसी क्षण अनगिनत रेंगने वाले जीव झुंड बनाकर अंदर आ जाते। तब तो निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। फिलहाल चेनये टिके रह सकते थे। जो लोग उसके पीछे चल रहे थे उनकी हालत और भी बदतर थी। चेनये ने जिन भी क्रॉलर से बचने की कोशिश की, वे सभी पिंक हेयर गर्ल के मॉडिफाइड ऑफ रोड वाहन से टकरा गए। एक अकेला रेंगने वाला जीव भी उसे हिलने डुलने से नहीं रोक सका। लेकिन जब 2, 3 या 1 दर्जन श्वेत आकृतियां उसे घेर लेती थीं, तो वे उसकी संशोधित ऑफ रोड को रोकने के लिए मजबूर कर सकती थीं। एक बार वाहन रुक जाने के बाद जीवन और मृत्यु का सवाल खड़ा हो गया। गुलाबी बालों वाली लड़की ने चेनये के ट्रक को और आगे बढ़ते हुए देखा। उसने दांत पीसकर लोमड़ी की तरह फुर्ती से खुली खिड़की से फिसलकर बाहर छलांग लगा दी। उसका शरीर सुडौल और आकर्षक था। उसने बिना किसी रुकावट के वह हरकत कर दिखाई। लिटिल फिश, गाड़ी को स्थिर करो। चियान, जल्दी करो। छत पर खड़ी होकर लड़की ने तलवार को अपने चारों ओर घुमाया। लाल लपटें उसके ऊपर और नीचे नाच रही थीं, मानो वह किसी जोशीले एनीमे की नायिका की तरह चमक रही हो। वह मंत्रों का जाप करती रही और हर वाक्य के साथ तलवार पर लगी लाल लपटें और तेज होती गईं। चेनये ने रियरव्यू मिरर में हैरानी से देखा। तलवार एक भयंकर गरिमा में अग्नि राक्षस में परिवर्तित हो गई, यहां तक कि अजगर के शल्क भी चमकते हुए दिखाई देने लगे। अग्नि राक्षस ने वाहन को घेरे हुए सफेद रेंगने वाले जीवों पर झपट्टा मारा। जब अजगर उन रेंगने वाले जीवों से मिला तो यह ऐसा था मानो सूरज ताजी बर्फ से मिल रहा हो। मॉडिफाइड ऑफ रोड क्रॉलर्स के घेरे से तेजी से बाहर निकल आया। जैसे ही वाहन ने घेरा तोड़कर बाहर निकला, अग्नि राक्षस छत के चारों ओर लिपट गया। वहां केवल जले हुए शव ही बचे थे। हवा के एक झोंके ने उन्हें बिखेर कर काले राख के ढेर में बदल दिया। चेनये अविश्वास से देखता रहा। हे भगवान, यह महिला इतनी कम उम्र में इतना कुछ छुपा रही है। लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ था। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C-137 लता ज्वार। अग्नि ड्रैगन के प्रकट होने से संकट केवल अस्थायी रूप से ही कम हुआ। सफेद रेंगने वाले जीव एक सफेद ज्वार की तरह लहरों के रूप में आगे बढ़ने लगे। अनंत, महज एक नजर से ही लोग निराशा से भर जाते थे। हर वाहन में कुछ न कुछ समस्या थी। उस विनाशकारी पिकअप ट्रक की तेज रफ्तार ने क्रॉलर्स द्वारा बनाए गए घेरे को तोड़ दिया। असंख्य क्रॉलर एक के बाद एक आगे बढ़े और चेनये को रोकने की कोशिश की। वाहन के दोनों ओर से लगातार अधिक से अधिक क्रॉलर झुंड बनाकर आते रहे। चेनये के लिए पैंतरेबाजी करने की गुंजाइश लगातार कम होती जा रही थी। आगे का रास्ता पहले से ही क्रॉलरों द्वारा अवरुद्ध था। धुएं का एक झोंका बाहर निकला। धुआं कार की खिड़की से बाहर की ओर फैल गया और धुएं के साथ भेड़िए धुएं से बाहर निकलकर आगे चल रहे क्रॉलर्स पर उग्रता से झपटे। धुएं से बने एक भेड़िए ने एक क्रॉलर को बेरहमी से जमीन पर गिरा दिया। अगर कोई आम इंसान उस भयानक रूप को देखता तो शायद बहुत पहले ही बुरी तरह डर जाता। लेकिन इन क्रॉलर्स में असल में कोई चेतना नहीं थी और उन्होंने स्मोक वुल्फ्स पर हमला कर दिया। हालांकि धुएं से कृत्रिम रूप धारण किए गए भेड़ियों में असली भेड़ियों से कुछ अंतर थे, फिर भी वे क्रॉलर्स को नुकसान पहुंचा सकते थे। साथ ही वे दुश्मन को अपनी ओर आकर्षित करने का काम भी करते थे। और भी क्रॉलर आगे बढ़े। ये रेंगने वाले जीव धुएं से बने भेड़ियों के ढांचे पर चढ़ गए और उन्हें नोचने लगे। धुएं के भेड़ियों को हवा में धुएं में विलीन होने से पहले दहाड़ने का भी समय नहीं मिला। क्रॉलर्स कुछ पल के लिए असमंजस में रुक गए, फिर उन्होंने अपना ध्यान वापस उस विनाशकारी पिकअप ट्रक पर केंद्रित कर दिया। धुएं से कृत्रिम रूप धारण किए गए कुछ और भेड़िए धुएं से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हुए निकले। फिर उन्हें जल्दी ही दोबारा बाहर कर दिया गया। धुएं के अनुकरण का सबसे भयावह पहलू इसकी अमरता में निहित था। जब तक चेनये की मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक चेनये की शक्ति समाप्त नहीं हो जाती, जब तक धुआं मौजूद रहता, चेनये हजारों भेड़ियों का अनुकरण कर सकता था। सर्वनाश से प्रभावित पिकअप ट्रक की सक्रिय विशेषता और धुएं के अनुकरण प्रभाव पर निर्भर करते हुए अंततः वे भागने का रास्ता खोलने में कामयाब हो गए। लेकिन भागने का ये रास्ता तेजी से बंद हो रहा था, जिसके 10 सेकंड से भी कम समय तक टिकने का अनुमान था। घेराबंदी पूरी तरह से बंद होने से पहले उन्हें इस भागने के रास्ते से गुजरना पड़ा। धुआं हवा में इकट्ठा हुआ, मथने लगा और घूमने लगा। अंततः एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई जो भयावह दबाव लिए हुए थी। मानव चेहरे वाला बिच्छू। रेगिस्तान में जिस मानव चेहरे वाले बिच्छू का सामना हुआ था, वह अब तक का वह अनोखा जीव था जिसके सबसे करीब चेनये पहुंचा था। हालांकि संपर्क का समय लंबा नहीं था और आपसी समझ भी पर्याप्त नहीं थी। इसका अनुकरण करना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। मानव चेहरे वाले बिच्छू का भयानक मानवीय चेहरा धुएं से घिरा हुआ था और हर बार जब वह मानवीय चेहरा बनाने वाला होता था तो वह ढह जाता था और गायब हो जाता था। चेनये ने इससे पहले भी कई बार छुपकर कोशिश की थी, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाया। लेकिन इस समय इन क्रॉलर्स से निपटने के लिए वर्तमान चरण का मानव चेहरे वाला बिच्छू ही पर्याप्त था। मानव चेहरे वाले बिच्छू ने अपने विशाल पंजे उठाए और सामने से आ रहे एक क्रॉलर को 2 टुकड़ों में काट दिया। उसकी पूंछ का डंक फड़का और सीधे उसके पीछे मौजूद 2 क्रॉलर्स को ऐसे छेद दिया जैसे किसी छड़ी पर मीठी हॉक मछली। मानव चेहरे वाले बिच्छू के प्रकट होने से युद्ध क्षेत्र का दबाव तुरंत कम हो गया। उन्होंने अपने चारों ओर मौजूद क्रॉलर्स को अस्थायी रूप से हटा दिया। कितना धोखेबाज है ये बूढ़ा कमीना, कितनी गहराई में छिपा हुआ था।
गुलाबी बालों वाली लड़की कार की छत पर एक लंबी तलवार पकड़े खड़ी थी। उसके चेहरे पर तिरस्कार और हैरानी दोनों के भाव थे। उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार भयंकर ज्वालाओं से जल रही थी। गर्जन। आयरन लान ने कार का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। क्रॉलर्स सिर्फ चेन ये और गुलाबी बालों वाली लड़की के लिए ही मुसीबत नहीं खड़ी कर रहे थे, उन्होंने आयरन लान और डिंग डोंग की पैनल वैन को भी नहीं बख्शा था। दरअसल और भी अधिक क्रॉलर उन्हें घेर रहे थे। आखिरकार इस पैनल वैन का आकार बड़ा था और इसे आसानी से निशाना बनाया जा सकता था। 4 मीटर लंबे बलवान मस्तिष्क वाले उस विशालकाय प्राणी ने उन क्रॉलर्स पर कोई दबाव नहीं डाला। इसी दौरान 7 या 8 क्रॉलरों ने आयरन लान पर हमला कर दिया। मैडलान का सिर, जो अब तक निष्क्रिय था, अचानक खुल गया और उसमें हत्या का इरादा साफ झलक रहा था। भाड़ में जाओ। रेत की बोरी के आकार की एक मुट्ठी ने सीधे एक क्रॉलर को खून के धुंध में बदल दिया, जो बर्फीली जमीन पर फैल गया, जिससे दुखद लेकिन सुंदर बेर के फूलों के पैटर्न बन गए। एक और क्रॉलर उस अफरा तफरी में छिप गया और आयरन लान पर पीछे से हमला करने की योजना बना रहा था। जैसे ही वह उछलकर ऊपर उठा, आयरन लान ने पीछे की ओर एक लात मारी, जिससे क्रॉलर तोप के गोले की तरह सीधे दूर जा गिरा। 2 सिर वाले दानव के 2 सिर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे। आम लोगों के लिए 2 सिर वाले दैत्य पर छुपकर हमला करना लगभग असंभव था, क्योंकि उसके 2 सिर और 4 आंखें पहले ही चारों दिशाओं से पूरे युद्ध क्षेत्र का जायजा ले चुकी थीं। इसे अनुक्रम 2 में आगे बढ़ने से प्राप्त होने वाली द्वितीय क्षमता माना जा सकता है। हर मुक्का और लात क्रॉलर्स को दूर फेंक सकती थी। प्रतीत होने वाले उन्मादी क्रॉलर टाइटन सीक्वेंस 2 के आयरन लान का मुकाबला नहीं कर सके। लेकिन क्रॉलर्स का सबसे भयावह पहलू उनकी व्यक्तिगत युद्ध शक्ति नहीं थी। वह अंतहीन ज्वार था। पागल शेर ने घमंडी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, कमाल है, जबरदस्त, काफी नहीं, और चाहिए। ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्ति असंतुष्ट है और जोर जोर से हंसते हुए सीधे क्रॉलर्स के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र की ओर बढ़ गया। टाइटन सीक्वेंस में बहुत अधिक दिखावटी कौशल और क्षमताएं नहीं थीं, विशेष रूप से 2 सिर वाले दानव शाखा अनुक्रम। प्रत्येक क्रमिक स्तर की उन्नति से शारीरिक विशेषताओं में काफी सुधार होगा। इस समय तक आयरन लान की मांसपेशियों की ताकत और शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता आम लोगों से कहीं अधिक हो चुकी थी। साधारण सीक्वेंस की महाशक्तियां शुद्ध शारीरिक शक्ति के मामले में टाइटन सीक्वेंस की महाशक्तियों के सामने फीकी पड़ जाती हैं। लोहे के शेर, पीछे मत रहना। डिंग डोंग ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया और गाड़ी के बाहर जोर जोर से चिल्लाने लगा। जहां तक चूचे की बात है, गुलाबी बालों वाली लड़की के शब्दों में कहें तो यह एक और बुरा कमीना था। कैप्टन चू ने अपने वाहन को चेन ये, डिंग डोंग और गुलाबी बालों वाली लड़की द्वारा बनाए गए सुरक्षा क्षेत्र के भीतर छिपा दिया था। इसलिए उनके वाहन पर सबसे कम हमले हुए और वह वर्तमान में अपेक्षाकृत सुरक्षित था। क्योंकि चेन ये और अन्य लोगों पर सबसे अधिक गोलाबारी का भार था, इसलिए जो शियाओ और जूनान को भी अपेक्षाकृत कम दबाव का सामना करना पड़ा। लेकिन वे पूरी तरह से दबाव मुक्त नहीं थे। 2 क्रॉलर जो शियाओ की कार की छत पर थे और नीचे उतरने के लिए छेद खोलने की कोशिश में वे बेतहाशा गाड़ी को तोड़ रहे थे। छत पहले से ही पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और उसमें जगह जगह गड्ढे और खरोंचें थीं। उस दूसरी बस की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। कुछ लोग रेंगते हुए वाहन के अंदर घुस गए और दोनों भाइयों में से बड़े भाई को कार से बाहर खींच लाए। पलक झपकते ही बड़ा भाई 1 दर्जन से अधिक क्रॉलर से घिर गया, जो उस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। क्रोधित छोटा भाई अपने भाई को बचाना चाहता था। 2 रेंगने वाले जीवों ने उसकी गर्दन को मजबूती से काट लिया। क्रोधित छोटा भाई चौड़ी आंखों से घूर रहा था, उसकी गर्दन से खून टपक कर जमीन पर गिर रहा था, उसकी फटी हुई जैकेट नीचे लटक रही थी। काफिला एक मोड़ पर मुड़ा और स्कूल का गेट 300 मीटर से भी कम दूरी पर था। अब तक स्कूल को इसकी सूचना मिल चुकी थी। कई लोग गलियारों में खड़े होकर यहीं से देख रहे थे। 4थी मंजिल पर स्थित शिक्षकों के कार्यालय की खिड़की के पास भी एक मौन आकृति खड़ी थी। रोम सिटी सेकंड प्राइमरी स्कूल का गेट दिखाई दे रहा है। चेन ये बेहद खुश थी, लेकिन इससे पहले कि उसके चेहरे पर खुशी पूरी तरह खिल पाती, उसने स्कूल के प्रवेश द्वार पर एक विशालकाय आंख को मंडराते हुए देखा। यह रसातल रक्त शिष्य था। जब चेन ये ने इस विशाल आंख को देखा तो उसे अभी अभी मरे हुए युवक की खून से लथपथ आंखों की याद आ गई। अचानक ही उसके मन में एक बेतुका विचार कौंध गया। क्या क्षतिग्रस्त आंख की जगह इस आंख को उसकी बाईं आंख के सॉकेट में लगाना संभव होगा? धिक्कार है, ऐसे समय में मैं क्या सोच रहा हूँ। काफिला पास आ रहा था, लेकिन यह आंख मानो वहां से जाने का कोई इरादा ही नहीं रखती थी। जमीन से ऊपर हवा में लटकी हुई 3 मीटर व्यास की एक गहरे लाल रंग की विशाल आंख, जिसकी पुतली के चारों ओर मकड़ी के जाले जैसी आकृतियां धीरे धीरे कांप रही थीं। आंख की पुतली के केंद्र में लगातार घूमते हुए काले शाप के पैटर्न का एक वृत्त था और आंख का सफेद भाग हिलते डुलते काले तंत्रिका गुच्छों से ढका हुआ था। चेन ये को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आंखें कांपने लगी हों, मानो उसकी आंखों में अपनी खुद की इच्छाशक्ति विकसित हो गई हो और वे अपने सॉकेट से बाहर निकलना चाहती हों। उसका दिल भय से कांप उठा। चेन ये ने तेजी से धुएं का इस्तेमाल करते हुए सामने की विंडशील्ड को धुएं की मोटी परत से ढक दिया, जिससे गहरे लाल रंग की विशालकाय आंख की दृष्टि रेखा अवरुद्ध हो गई। उसकी आंखों की पुतलियां कुछ हद तक स्थिर हो गईं। चेन ये ने दांत पीस लिए। गहरे लाल रंग की आंख की दृष्टि रेखा को अवरुद्ध कर देने के कारण वह बंधे होकर गाड़ी चला रहा था। उस मामले में तो चलिए अब सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक की दूसरी क्षमता का परीक्षण करते हैं, प्रभाव। उस भयानक पिकअप ट्रक ने चेन ये के आदेश को भांप लिया और वाहन का पूरा ढांचा लाल रंग से चमकने लगा। इस समय पिकअप ट्रक एक क्रोधित बैल की तरह था और गहरे लाल रंग की वह आंख इस वाहन को बिना हिले डुले घूर रही थी, मानो उसे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि धातु का ये पिंड क्या करने वाला है। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C-138 बुजियान पर्वत। चेन ये, तुमने ये जानबूझकर किया है। चेन ये और अन्य लोगों द्वारा आपूर्ति जुटाने के लिए बाहर जाने की योजना की खबर पूरे शिविर में आग की तरह फैल गई। बात इतनी बढ़ गई कि वू जियानशान को भी इस बारे में पता चल गया। हालांकि वू जियानशान को इस बात की खास चिंता नहीं थी कि चेन ये और अन्य लोग जाने का इरादा रखते हैं या नहीं।
क्योंकि उनके आगमन से पूरे चांगवांग जिले का संतुलन बिगड़ गया था। रोंग सिटी जिले में फैली विसंगतियां भी बेचैन हो रही थीं और रोंग सिटी जिले की लगभग सभी विसंगतियों को 100 से अधिक जीवित मनुष्यों की गंध आ रही थी। द्वितीय प्राथमिक विद्यालय के भीतर के क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर विसंगतियां मौजूद थीं। इसलिए वू जियानशान को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि वे भाग निकलेंगे या नहीं। बेशक वू जियानशान को भी द्वितीय प्राथमिक विद्यालय से जुड़ी इन असामान्यताओं की कोई खास चिंता नहीं थी। जब तक उसकी योजना पूरी हो जाती, ये विसंगतियां अंततः दूर हो जाती, तब तक खतरा अपने आप ही टल जाएगा। लेकिन एक बात ऐसी थी जिससे वू जियानशान बेहद असहज हो जाता था। इससे पहले चेन ये को डेथ गॉड चर्च में और अधिक लोगों को शामिल होने के लिए राजी करने के लिए उसने चेन ये को डेथ गॉड ब्लड टीयर्स की 10 बोतलें भी दी थीं। लेकिन अब तक केवल कुछ ही लोगों ने इसमें शामिल होने में रुचि दिखाई है, और वह भी महज रुचि ही थी। इससे वू जियानशान बहुत असहज हो गया। क्या मेरे साथ खिलवाड़ किया गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी वर्तमान पहचान ही उसकी सबसे करीबी व्यक्ति होनी चाहिए, उसे मुझे धोखा नहीं देना चाहिए। क्या उसे पता चल गया? असंभव, ये सब तो सिर्फ सीक्वेंस 1 और सीक्वेंस 2 हैं, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वे इसे खोज सकते थे। वू जियानशान के अनुभव के अनुसार वह अब चेन ये का सबसे करीबी भाई था और जब तक वह कुछ भी अतिवादी काम नहीं करता, चेन ये उसकी हर बात मान लेता था। और चेन ये द्वारा कुछ लोगों को डेथ गॉड चर्च में शामिल करवाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। वह पहले भी सीक्वेंस सुपर पावर्स का इस्तेमाल करने वालों से मिल चुका था। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं हुई थी। उसने मृत्यु के देवता को भी रक्त के आंसू दिए थे। उसका सारा व्यवहारिक तर्क चेन ये के अच्छे भाई की पहचान से पूरी तरह मेल खाता था। वह वापस आने पर चेन ये से ठीक से सवाल करेगा। वू जियानशान हाल ही में काफी व्यस्त रहे थे और समय पाने के लिए वू जियानशान हर दिन मृत्यु देवता के सामने प्रार्थना करते समय उनकी कुछ आभा उत्सर्जित करता था, जिससे स्कूल के आसपास की असामान्यताओं को डराया जा सके। यही कारण था कि परिसर में अभी तक अराजकता नहीं फैली थी। मृत्यु के देवता के बिना यहाँ एक भी जीवित व्यक्ति नहीं होता। पिछले कुछ दिनों से हर शाम जब वू जियानशान चौथी मंजिल पर स्थित शिक्षकों के कार्यालय की खिड़की के पास खड़ा होता था तो उसे लालची आंखों के वे जोड़े दिखाई देते थे। पागलपन, विकृति, रक्तपात, द्वेष और भी बहुत कुछ। अंधेरे में उन ताकती हुई आंखों की एक झलक ही आम लोगों को पूरे 1 महीने तक बुरे सपने देने के लिए काफी थी। इसी वजह से वू जियानशान ने बचे हुए लोगों को रात में बाहर जाने से सख्ती से मना किया था। उन्हें घर के अंदर स्वच्छता संबंधी समस्याओं का भी समाधान करना पड़ा। दोपहर को वू जियानशान ने अचानक अपने चारों ओर की असामान्य आभा को तेजी से बदलते हुए महसूस किया। जब वू जियानशान खिड़की के पास आया तो उसने विश्वविद्यालय परिसर में विचित्र विकृतियों के साथ रेंगते और मरोड़ते हुए जीव देखे। रोंग सिटी जिले के रेंगने वाले जीव। अकेले क्रॉलर उतने शक्तिशाली नहीं थे, सबसे भयावह चीज क्रॉलरों की लहर थी। वू जियानशान के अनुमान के अनुसार रोंग शहर जिले में लगभग 1 लाख क्रॉलर थे। एक बार क्रॉलर की लहर बन जाने पर मृत्यु देवता को छोड़कर 8 अंगों वाले मानव चेहरे और अगाध रक्त पुतली को भी इसके किनारे से बचना होगा। उनके आसपास रेंगने वाले जीवों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। इतना ही नहीं, वू जियानशान को स्कूल के आसपास कई विकृत और असामान्य आकृतियां भी दिखाई दी। स्कूल के गेट पर बनी विशालकाय आंख बिना पलक झपकाए इस स्कूल को घूर रही थी। वह दृष्टि मानो मानव जगत की किसी नाजुक वस्तु का परीक्षण कर रही हो। वू जियानशान ने स्वाभाविक रूप से पहचान लिया कि यह विशालकाय आंख क्या थी। चांगवांग जिले की 3 प्रमुख विसंगतियों में से एक अगाध रक्त पुतली। इसकी क्षमताएं सबसे रहस्यमय और विचित्र थीं, यहां तक कि चांगवांग जिले में योंगशेंग बिल्डिंग के ऊपर आमतौर पर विराजमान 8 अंगों वाले मानव चेहरे से भी अधिक शक्तिशाली थीं। अगाध रक्त शिष्य की अधिकांश क्षमताएं उसके रूप से निकटता से संबंधित थीं। मृत्यु देवता के पास भी पुतली तकनीकें थीं, लेकिन यदि केवल पुतली तकनीकों की तुलना की जाए तो मृत्यु देवता की तकनीक भी रसातल रक्त पुतली की तकनीक से मेल नहीं खा सकती थी। अगाध रक्त पुतली ने मानो किसी की निगाहों को भांप लिया हो। उसकी विशाल पुतली थोड़ी ऊपर की ओर झुककर वू जियानशान की ओर देखने लगी। वू जियानशान के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, वह अगाध रक्त पुतली को बिना हिले डुले घूरता रहा। अगाध रक्त शिष्य की पुतली थोड़ी कांप उठी और वू जियानशान की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। एक कांच की खिड़की से अलग हुए दोनों के बीच संक्षिप्त झड़प हुई। वू जियानशान ने अपनी आंखों से खून के आंसू पोंछने के लिए एक टिश्यू निकाला, फिर दूसरी तरफ देखने लगा। एक ऑक्टोपस हवा में तैर रहा था, उसके 8 अंग धीरे धीरे हवा में लहरा रहे थे। वृद्ध चेहरे को मानो कुछ दिन पहले हुए उनके टकराव की याद आ गई हो। उसका भाव अत्यंत विषैला था और वह ठंडी, भयावह हंसी के साथ वू जियानशान को देख रहा था। वू जियानशान को बिल्कुल भी डर नहीं था, केवल अगाध रक्त पुतली और 8 अंगों वाले मानव चेहरे ही नहीं। एक अंधेरे कोने में बर्फ से सफेद रंग की एक आकृति खड़ी थी, जो बहुत लंबी नहीं थी, लगभग एक महिला की ऊंचाई के बराबर। लेकिन इस बर्फ से सफेद आकृति के बाल जमीन पर घिसट रहे थे। इस आकृति को देखकर वू जियानशान की आंखों की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह भी आएगी। इस बार मुसीबत वाकई गंभीर होती जा रही थी। जल्द ही, जब मैं चौथे चरण में पहुंचूंगा तो तुम सब सन की लोग मर जाओगे। जल्द ही। सफेद रंग के क्रॉलर विमान स्कूल के पास पहुंचते ही स्वतः ही दूसरा रास्ता चुन लेते थे। बचे हुए लोग भी घबरा गए और अपनी कक्षाओं से बाहर निकलकर रेलिंग के पास जमा हो गए। डेथ गॉड चर्च के अनुयायी इतने सारे क्रॉलर्स को देखकर भय से पीले पड़ गए। इसके विपरीत काफिले में बचे हुए लोग थोड़े शांत दिख रहे थे। आखिरकार अपने प्रवास के दौरान उन्हें असामान्यताओं से मृत्यु के निरंतर खतरे का सामना करना पड़ा था। दूर से इंजन की आवाज सुनाई दी। वू जियानशान ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। क्या वे वापस आ गए थे? गली के कोने से आवाजें आ रही थीं। अगाध रक्त पुतली की पुतली घूम गई, जिससे उसकी दृष्टि पीछे की ओर चली गई और उसकी पीठ पर एक और विद्यार्थी विकसित हुआ जो वू जियानशान को घूर रहा था। वे आ रहे हैं, वे आ रहे हैं। हे, अब हम स्कूल के अंदर नहीं हैं। वह कमीना वू जियानशान हमें नियंत्रित नहीं कर सकता।
अगाध रक्त शिष्य, इस बार सारी आंखें तुम्हारी हैं, सारे सिर मेरे हैं और शरीर हम सब हिमस्त्री को दे देंगे, कैसा रहेगा? 8 अंगों वाले मानव चेहरे ने एक विशैली वृद्ध आवाज प्रसारित की। अगाध रक्त शिष्य ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस गड़बड़ी के स्रोत को देखता रहा। पेड़ के नीचे खड़ी बर्फ से सफेद आकृति भी चुप रही। सड़क के कोने पर एक बेहद जर्जर वाहन प्रकट हुआ, जिसने सभी मनुष्यों और असामान्यताओं की आंखों के सामने फिल्मी स्टंट दृश्यों के योग्य ड्रिफ्ट का प्रदर्शन किया। जब वह नीचे गिरा तो अनगिनत क्रॉलर हवा में उड़ गए। कार की विंडशील्ड के पीछे एक युवक बैठा था जिसकी बाईं आंख थोड़ी पीली थी। जैसे ही एबिसल ब्लड प्यूपिल ने अपनी क्षमता को सक्रिय किया, सामने की विंडशील्ड धुंध की एक परत से ढक गई। क्षमता विफल। ये बच्चा बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देता है। 8 अंगों वाले मानव चेहरे की अधेड़ उम्र की महिला ने एक द्वेषपूर्ण आवाज प्रसारित की। अपनी क्षमता में कमी आने के बावजूद अगाध रक्त शिष्य उस जर्जर वाहन से नहीं बच पाया। वू जियानशान ने भी ये दृश्य देखा और उसके माथे पर पसीना आ गया। वह अगाध रक्त शिष्य की ताकत को भलीभांति जानता था, उसके सामने एक बड़ा ट्रक भी कारगर नहीं होगा, इस वाहन की तो बात ही छोड़िए। चेनये, तुम मूर्ख हो, तुम स्वयं अपनी मौत को दावत दे रहे हो। वू जियानशान ने दांत पीसते हुए घृणा से कहा। ऐसा नहीं था कि उसे चेनये के खतरे में होने की चिंता थी, बल्कि उन्हें इस बात की चिंता थी कि चेनये की मौत से उनकी योजनाओं पर असर पड़ेगा। बूम! वू जियानशान की नजरों में जर्जर पिकअप ट्रक अगाध रक्त पुतली से टकरा गया। पिकअप ट्रक के कबाड़ में बदलने की जो आशंका थी, वह सच नहीं हुई। इसके बजाय विशालकाय आंख एक मारी गई गोल्फ गेंद की तरह हवा में उड़ गई और सीधे पिकअप ट्रक से टकरा गई। दिशा बिल्कुल चौथी मंजिल पर स्थित शिक्षकों के कार्यालय की ओर थी। वू जियानशान ने अपने पास आते हुए रक्त पुतली को तेजी से विशाल होते देखा और उसका पूरा शरीर अस्वस्थ महसूस करने लगा। ये कैसे संभव हो सकता है? चेनये, तू कमीना, तूने ये जानबूझकर किया होगा। ये वू जियानशान का अंतिम विचार था। चेनये ने रक्त पोखरी को देखा, जो सीधे चौथी मंजिल की ओर गिर गई थी, और क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। हालांकि वह स्थान वू जियानशान का कमरा प्रतीत होता था। ओल्ड वू, मुझे दोष मत दो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C-139, मृत्यु का अनुकरण करने की विधियां। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि चेनये के प्रभाव में इतनी जबरदस्त शक्ति होगी। शायद स्वयं अगाध रक्त शिष्य ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी। खून से लथपथ उस विशालकाय पुतले ने चौथी मंजिल पर स्थित शिक्षक के कार्यालय की बाहरी दीवार को सीधे चकनाचूर कर दिया और खिड़कियों को भी अपने साथ ले गया। वू जियानशान ने अपनी हथेलियों को आपस में जोड़ा और उन्हें अपने माथे के ऊपर उठाया। उनके चेहरे पर न तो खुशी थी और न ही उदासी, जैसे किसी मंदिर में मिट्टी की मूर्तियां या लकड़ी की नक्काशी हो। इसी दौरान वू जियानशान धीमी आवाज में मंत्रों का जाप कर रहा था। पल भर में वू जियानशान के शरीर के चारों ओर एक चमत्कारी शक्ति का संचार होने लगा। लाल वस्त्र पहने एक अत्यंत सुंदर आकृति वू जियानशान के सामने प्रकट हुई। ये सुंदर आकृति ऐसी प्रतीत होती थी मानो वह हमेशा से वहीं रही हो, कभी गई ही न हो। उस आकृति ने अपना पतला बायां हाथ उस रक्त पुतली की ओर बढ़ाया जो तोप के गोले की तरह उसकी ओर तेजी से आ रही थी। उसकी हमेशा बंद रहने वाली आंखों में भावों में कोई बदलाव नहीं दिखा, मानो वह जिद्दी, अडिग बर्फ हो। ये पतला पीला बायां हाथ ही था जिसने सहजता से रक्त से लथपथ विद्यार्थी को पकड़ लिया और शिक्षण भवन को नष्ट करने से उसे जबरदस्ती रोक दिया। ये दृश्य अत्यंत विरोधाभासी तस्वीर प्रस्तुत करता है। वू जियानशान उस महिला के पीछे छिप गया, जबकि खून जैसे लाल कपड़े पहने महिला ने अकेले ही उस खून से लथपथ पुतली को पकड़ रखा था जिसका व्यास पूरे 3 मीटर था। इस समय रक्त से सने पुतली की पुतली तेजी से फड़क रही थी। ये है, जब चेनये ने इस लाल आकृति को प्रकट होते देखा तो उसकी अक्षुण्ण दाहिनी आंख भी बुरी तरह कांप उठी। ये तीसरी बार था जब उसने मृत्यु के देवता को प्रकट होते देखा था। ये पहले की तरह ही विस्मयकारी बना रहा। मृत्यु के देवता के प्रकट होने के कारण घटनास्थल पर मौजूद सभी सफेद रेंगने वाले जीव मानो अपने स्वाभाविक शत्रु से भिड़ गए हों और एक के बाद एक पीछे हटते चले गए। सर्वनाश की भयावह स्थिति से गुजर रही पिकअप ट्रक स्कूल के गेट से तेजी से गुजरी और अचानक तेज ब्रेक लगने के साथ रुक गई। इसके पीछे मौजूद कई वाहन तुरंत मुक्त हो गए, बर्फ की सफेद लहरों को चीरते हुए तेजी से स्कूल के प्रवेश द्वार में घुस गए। बॉस गांव की घबराहट भरी ड्राइविंग के कारण बस स्कूल के गेट से बुरी तरह टकरा गई, जिससे वाहन के ढांचे में एक बड़ा गड्ढा हो गया, लेकिन सौभाग्य से वह अंततः प्रवेश द्वार से अंदर जाने में सफल रही। जब झो शियाओ की कार स्कूल में घुसी तो पूरी गाड़ी टूट फूट रही थी और उसके आगे के बोनट से घना सफेद धुआं निकल रहा था। 2 जीवित बचे लोगों को खोने के अलावा इस बार सभी लोग बाल मौत से बच गए थे। लेकिन जब सभी ने स्कूल के अंदर की स्थिति देखी तो वे सब चुप हो गए और आज्ञाकारी होकर दूर छिप गए। जब मृत्यु देवता के अनुयायियों ने उस सुंदर और अत्यंत मोहक आकृति को देखा तो उनकी आंखों में कट्टरता भर गई। मृत्यु का देवता, यही मृत्यु के देवता चर्च के अस्तित्व का मूल कारण था। जैसे जैसे पुरानी दुनिया खंडहर में डूबती जा रही है, हम आपसे दयापूर्वक फसल की याचना करते हैं जो हमें परम मुक्ति प्रदान करे। हमें हमारे भारी बोझ से मुक्त कर दीजिए। मृत्यु के देवता के सभी अनुयायियों ने अपना काम छोड़ दिया और जहां वे खड़े थे वहीं दोनों घुटनों के बल बैठकर उस महान आकृति से प्रार्थना करने लगे। प्रार्थनाओं की लहरें एक के बाद एक एकत्रित होती गईं, जिससे हवा में एक अजीब सा उतार चढ़ाव पैदा हो गया। काफिले में बचे हुए लोगों में से अधिकांश ने एक दूसरे को देखा। वे कुछ हद तक असमंजस में थे कि क्या करें। कुछ बचे हुए लोग, जैसे कि मृत्यु देवता के अनुयायी, श्रद्धापूर्वक जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गए और उनके साथ मृत्यु देवता का शास्त्र पढ़ने लगे। अगाध रक्त से ग्रसित शिष्य शिक्षण भवन की बाहरी दीवार से अलग होकर एक बार फिर विद्यालय के खेल के मैदान के ऊपर तैरने लगा था। चौथी मंजिल पर स्थित शिक्षक के कार्यालय पर अगाध रक्त के शिष्य ने हमला किया था, जिससे एक अवतल गोलाकार निशान बन गया था और शिक्षण भवन के अग्रभाग पर एक गहरी दरार दिखाई दी थी। मृत्यु की देवी चौथी मंजिल से स्कूल के खेल के मैदान में हल्के कदमों से उतरी। उनके पैर हवा में लटके हुए थे और जमीन को छू भी नहीं रहे थे।
आसमान से लगातार भारी बर्फबारी होती रही, जिससे पूरे स्कूल के खेल के मैदान पर बर्फ की चादर सी बिछ गई। वू जियानशान क्षतिग्रस्त शिक्षक के कार्यालय से उदास चेहरे के साथ बाहर निकला, फिर तीसरी मंजिल पर गया, फिर दूसरी मंजिल पर, फिर पहली मंजिल पर। यह कहना जरूरी है कि वू जियानशान के प्रवेश करने का तरीका मृत्यु देवता के तरीके से कुछ हद तक मेल नहीं खाता था। आखिरकार वह मृत्यु के देवता चर्च के आर्कबिशप थे। वू जियानशान ने चेन ये और अन्य लोगों की ओर नहीं देखा, उसकी निगाहें बिना पलक झपकाए उस विशाल रक्त रंग की पुतली पर टिकी हुई थीं। अगाध रक्त शिष्य की पुतली लगातार फड़क रही थी, कभी बाईं ओर देखती थी, कभी दाईं ओर, और यहाँ तक कि कई बार चेन ये की ओर भी देखती थी। हालांकि अगाध रक्त पुतली 8 अंगों वाले मानव चेहरे की तरह बोल नहीं सकती थी, लेकिन ये स्पष्ट रूप से एक जटिल दिमाग वाली बड़ी आंख थी। ब्लड प्यूपिल, तुम हद से आगे बढ़ गए हो। वू जियानशान मृत्यु देवता के बगल में खड़ा था, उसकी आंखें ठंडेपन से रसातल रक्त पुतली पर टिकी हुई थीं। अगाध रक्त शिष्य कुछ नहीं बोला, बल्कि पास ही स्थित अष्टांग मानव मुख ने कहा, हे। वू जियानशान, तुम्हारे मृत्यु देव गिरजाघर में इतने सारे जीवित लोग हैं, क्या तुम सच में उन सबका आनंद ले सकते हो? हमें 100 क्यों नहीं दे देते, हम अभी चले जाएंगे। वरना, ही 8 अंगों वाले मानव चेहरे के बीच मौजूद बूढ़ी महिला ने बात की। जब बूढ़ी औरत बोलती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो, जिससे उसे सुनना बहुत असहज हो जाता था। मृत्यु देवता के अनुयायी इन शब्दों से पूरी तरह अनभिज्ञ प्रतीत हुए। इसके विपरीत, ये सुनकर काफिले में बचे हुए लोगों का चेहरा पीला पड़ गया। झो शियाओ सावधानी से लंगड़ाते हुए चेन ये और अन्य लोगों के पीछे चली गई। जूलीना चुपचाप मृत्यु देवता के उन अनुयायियों से और दूर चली गई। 100, बस 100, ही। दादी, मैं उसे खाना चाहता हूँ। 8 अंगों वाले मानव चेहरे के बीच मौजूद 7 या 8 साल की बच्ची के चेहरे ने बोलते हुए एक टेंटिकल का इस्तेमाल चेन ये की ओर इशारा किया। प्यारे पोते, हम तुम्हें उसे खाने देंगे, हम तुम्हें उसे खाने देंगे। उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर तुरंत सांत्वना के भाव आ गए, मानो चेन को पहले ही उनके द्वारा आरक्षित कर लिया गया हो और उसका परिवार उसे खाने के लिए नियत हो। चेन ने उस शरारती बच्चे पर एक नजर डाली, सिगरेट जलाई और पिकअप ट्रक से टेक लगाकर सिगरेट पीने लगी, उस शरारती बच्चे को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। कुछ देर सोचने के बाद चेन दौड़कर आयरन लान की स्कूल बस के पास गया, अंदर चढ़ गया और कुछ ढूंढने लगा। दादी, वो मुझे नीचा समझते हैं। छोटी बच्ची का चेहरा असंतोष से फूला हुआ था। बहन, ही बहन, वो तुम्हें नीचा समझता है। उसके बगल में बैठे उस छोटे लड़के का चेहरा ही परेशानी खड़ी करने लगा था। वू जियानशान की निगाहें ठंडी पड़ गईं। बूढ़े की आंख, क्या उस दिन लगी आपकी चोटें अब तक ठीक हो गई हैं? वू जियानशान पहले मृत्यु देवता के हंसिया से 2 हिस्सों में काटे जाने की घटना का जिक्र कर रहा था। ये शब्द सुनकर उन 8 मनुष्यों के चेहरे उदास और क्रोधित हो गए। वू जियानशान, इस बार हम जैसे इतने सारे अनोखे लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम अब भी तुमसे डरते हैं? इस बार तो स्नो वुमन और दूसरे भाई भी आ गए हैं, हम बस तुम्हारी क्षमताओं को परखना चाहते हैं, ही। अगर 8 अंगों वाले मानव चेहरे की बात गलत नहीं थी, इस बार वे वाकई मृत्यु के देवता की शक्ति का परीक्षण करना चाहते थे। एक बार मृत्यु के देवता ने कमजोरी का कोई भी संकेत दिखाया, इसके बाद जो होगा वह मृत्यु देवता चर्च और बाकी सभी के लिए प्रलय होगा। ठीक इसी समय चेन ये को स्कूल बस में एक फ्रूट फोन का पैकेजिंग बॉक्स मिल गया था। चेन ये ने सबसे तेज गति से पैकेजिंग खोली, फिर उसे चालू किया और सबसे तेज गति से कैमरा फंक्शन खोला। चेन ये हमेशा से मृत्यु देवता का अनुकरण करना चाहता था, लेकिन अवसर बहुत कम मिलते थे। मृत्यु देवता के गिरजाघर में आने के बाद से उसने इसे केवल एक बार पहले देखा था, जब उसने वू जियानशान को मृत्यु देवता के अनुयायियों का एक अनुष्ठान में नेतृत्व करते हुए देखा था। और पहली बार जब उनका सामना वू जियानशान से हुआ, तब उन्होंने उसे कार्रवाई करते हुए देखा। मोबाइल फोन लंबे समय से बेकार ईंटों की तरह हो गए थे, न तो खाने योग्य थे और न ही पीने योग्य, और न ही उन्हें विदस्टैंड द कोल्ड की आपूर्ति के बदले में दिया जा सकता था। यहाँ तक कि सामान इकट्ठा करते समय भी 10 या 20 हजार से अधिक कीमत वाले उन फोनों को देखकर कोई उन पर दूसरी नजर भी नहीं डालता था। जब सभी लोग अधिक सामान ले जाने के लिए भाग रहे थे, तब वे अपने फोन बहुत पहले ही छोड़ चुके थे। अगर किसी के पास अभी भी ऐसा कोई उपकरण बचा हुआ है, तो उसकी बैटरी खत्म होने के कारण वह बहुत पहले ही बंद हो चुका होगा। यहाँ केवल आयरन लान के पास ही कुछ ऐसे फोन थे जो अभी तक खोले नहीं गए थे। अब ऐसे दुर्लभ अवसर को देखते हुए चेन ये निश्चित रूप से इसे हाथ से जाने नहीं देगा। मृत्यु देवता के युद्ध के फुटेज को रिकॉर्ड करके फिर बाद में उसका सावधानीपूर्वक अध्ययन करके वह वास्तव में मृत्यु देवता का अनुकरण करने में सक्षम हो सकता है। कम से कम यह मृत्यु देवता का अनुकरण करने की युद्ध शक्ति को बढ़ा सकता है ना? धिक्कार है, मुझे ये तरीका अभी सूझा, उसका दिमाग तो पूरी तरह से खराब हो गया होगा। इतने लंबे समय से उसका दिमाग तनावपूर्ण अस्तित्व और भागने के अलावा और कुछ नहीं सोच रहा था, मानो पहले का शांतिपूर्ण जीवन बीते हुए जन्म की कोई बात हो। और इसलिए इस बेहद तनावपूर्ण स्थिति में खेल के मैदान के बगल में सिगरेट पीता हुआ एक युवक अपना कैमरा खेल के मैदान के केंद्र की ओर करके खड़ा था, जो कुछ हद तक बेमेल लग रहा था। संपर्क सेवा की शर्तें, सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C-140, चेन ये और चूचे, हम सचमुच इंसान नहीं हैं। चेन ये ने खेल के मैदान के बीचों बीच मौजूद 2 असामान्य चीजों को बिना पलक झपकाए घूर कर देखा। एक विशालकाय आंख थी, दूसरी 3 मीटर से अधिक लंबी महिला थी। उसका फोन उसके हाथ में बिल्कुल स्थिर रहा। चेन ये का हाथ एक आदर्श फोन स्टैंड का काम कर रहा था, क्योंकि वह उनकी लड़ाई के हर पल को रिकॉर्ड करने की योजना बना रहा था। इस स्तर की विसंगतियों के बीच टकराव शायद एक दशक में एक बार भी न हो। कैप्टन चू, आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? चेन ये ने धीमी आवाज में चूचे से पूछा। चूचे ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमला महज एक परीक्षण होना चाहिए। वू जियानशान और वह अनोखी घटना दोनों ही संभवतः इस लड़ाई के दायरे को नियंत्रित करेंगे। हालांकि इसके बाद मुझे लगता है कि असली युद्ध आने वाला है। हमें तैयारी करनी होगी। चूचे का चेहरा बेहद गंभीर था।
चेन ये अपने फोन से वीडियो बनाना जारी रखता है, मन ही मन चूचे के आकलन से सहमत होता है। इस लड़ाई का नतीजा चाहे जो भी हो, असली टकराव निस्संदेह नजदीक आ रहा था। ऐसा लगा अब सचमुच जाने का समय आ गया था। ये विसंगतियां इन 100 से अधिक लोगों को नहीं छोड़ेंगी। जहां तक वू जियानशान की बात है, चेन ये को उसके सटीक लक्ष्यों का पता नहीं था। उनकी पिछली बातचीत से यह स्पष्ट था कि यह पूर्व अच्छा भाई एक अंधकार में मार्ग पर चल पड़ा था। अगर वे वहां से नहीं निकले तो हो सकता है कि वे सचमुच वू जियानशान द्वारा खा लिए जाएं, जैसा कि 8 अंगों वाले मानव चेहरे ने चेतावनी दी थी। ये सोचते हुए चेन ये को भविष्य में जो कुछ करना पड़ सकता है, उसके बारे में उसका कुछ अपराधबोध कम होता हुआ महसूस हुआ। इसके बाद हुए युद्ध ने वास्तव में चेन ये की आंखें खोल दी। ऐसा प्रतीत होता था कि अगाध रक्त के शिष्य के पास किसी प्रकार की मानसिक नियंत्रण क्षमता थी, जिसने स्कूल के असंख्य क्रॉलरों को युद्ध में आगे बढ़ने का आदेश दिया। काफिले में बचे लोग और मृत्यु देवता के कुछ अनुयायी भी इससे प्रभावित हुए। उनका दिमाग तो साफ था, लेकिन उनके शरीर उनकी इच्छा के विरुद्ध चलने लगे। सौभाग्यवश सुपरह्यूमन्स पर इसका कम प्रभाव पड़ा और उन्होंने जल्दी ही इन साधारण बचे हुए लोगों को काबू में कर लिया। असंख्य क्रॉलर चेन ये और अन्य लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, लेकिन वे मृत्यु के देवता को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। वू जियानशान ने पूरी लड़ाई के दौरान एक उंगली भी नहीं हिलाई, वह केवल मृत्यु देवता के पीछे खड़े होकर मृत्यु देवता का शास्त्र पढ़ते रहे। मृत्यु के देवता ने अकेले ही खेल के मैदान से बास्केटबॉल का घेरा उखाड़कर उसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और एक झटके में अनगिनत क्रॉलर्स को ढेर कर दिया। अपनी जगह से हिले बिना ही उसने रेंगने वाले जीवों की आती हुई लहर को तितर बितर कर दिया। चेन ये के मन में अचानक एक विचार आया। मृत्यु की देवी वू जियानशान की देवी जैसी नहीं लग रही थी, वह तो उसकी अंगरक्षक जैसी लग रही थी। वू जियानशान ने मृत्यु देवता की पूजा करने के लिए मृत्यु देवता चर्च की स्थापना की और मृत्यु देवता ने चुड़ैल देवता चर्च के अनुयायियों की रक्षा की। इस उपासना ईश्वर क्रम में कुछ रोचक पहलू थे। फिर चेन ये ने देखा कि विशालकाय आंख और भी लाल हो गई और उससे निकलने वाली भीषण गर्मी की लहरें गिरते हुए बर्फ के टुकड़ों को प्रज्वलित करती हुई प्रतीत हुई। मृत्यु के देवता को शायद कुछ आभास हुआ और जैसे ही वह दूर हटी, उसकी आकृति झिलमिला उठी। लेकिन उसी क्षण जिस स्थान पर वह खड़ी थी, वह अचानक लपटों से फट पड़ा। तीव्र गर्म नारंगी लाल आग के गुच्छे अचानक प्रकट हो गए। बास्केटबॉल का घेरा आग की लपटों को छूते ही तुरंत पिघल गया। लाल पिघला हुआ लोहा जमीन पर टपकने लगा और बर्फ के साथ भाप के विशाल बादल बन गए। नारंगी लाल लपटों के नीचे जमीन तेजी से पिघलकर लावा में बदल गई। यहां तक कि चेन ये और अन्य लोग जो युद्ध क्षेत्र से कुछ ही मीटर दूर थे, उन्होंने भी तीव्र गर्मी की लहर महसूस की। चेन ये भय से पीछे हट गई और बार बार लड़खड़ाकर पीछे गिरती चली गई। युद्ध क्षेत्र में एक और बदलाव आया। मृत्यु की देवी ने बास्केटबॉल का घेरा फेंक दिया। अब उसके हाथों में खून से लाल रंग का दरांती था जो कहीं से प्रकट हुआ था। रक्तपुतला ने एक बार फिर उसकी ओर देखा। नारंगी लाल लपटों का एक और समूह अचानक हवा में भड़क उठा और मृत्यु देवता का एक अनुयायी जो बहुत करीब खड़ा था, उसे चीखने का भी समय नहीं मिला और कुछ ही सेकंड में वह जलकर काली राख में तब्दील हो गया। कितना शक्तिशाली! चेन ये ने तेजी से उस विनाशकारी पिकअप ट्रक को बहुत दूर तक चलाया और स्कूल की बाहरी दीवार तक पहुंचने पर ही रुका। आयरन लान और अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया। यहां तक कि बॉस गांव ने भी बुद्धिमानी से बस को युद्ध के केंद्र से दूर ले जाने का फैसला किया। झो शियाओ की भी मूल रूप से यही मंशा थी, लेकिन जैसे ही वह अपनी गाड़ी के पास पहुंची, अचानक उसमें आग लग गई। जो वाहन महीनों से झो बहनों के साथ चल रहा था, वह झो शियाओ की आंखों के सामने राख में बदल गया। झो शियाओ सदमे से जम सी गई। दोनों विसंगतियों के बीच संघर्ष जारी रहा। अगाध रक्त पुतली ने अपनी क्षमता को फिर से सक्रिय कर दिया और कई जीवित बचे लोग जो समय पर चकमा नहीं दे सके, उनकी आंखें सॉकेट से बाहर निकल गईं, जिससे केवल चीखते चिल्लाते जीवित बचे लोग ही पीछे रह गए। अगाध रक्त पुतली के नियंत्रण में ये आंखें पूरे युद्ध क्षेत्र की पूरी तरह से निगरानी कर रही थीं। पल भर में ही युद्ध क्षेत्र बेहद खूनी हो गया। ठीक उसी समय जब चेन ये को लगा कि ये आंखें सिर्फ निगरानी कैमरों के रूप में काम करती हैं, युद्ध क्षेत्र में एक और परिवर्तन हुआ। जैसे ही मृत्यु का देवता इन आंखों के पास पहुंचा, रक्तवाहिकाओं से जुड़ी ये आंखें एक एक करके स्वयं को नष्ट करने लगीं। विस्फोट की वजह से उत्पन्न झटकों ने उन वाहनों को सीधे पलट दिया जिन्हें समय रहते हटाया नहीं गया था। खेल के मैदान की सतह तुरंत गड्ढों से भर गई। चेन ये और अन्य लोग पीले पड़े चेहरों के साथ देख रहे थे। सौभाग्य से ब्लड प्यूपिल का सामना मृत्यु के देवता से हुआ। अगर यह सुपरह्यूमन्स का उनका समूह होता तो शायद अब तक वे पूरी तरह से नष्ट हो चुके होते। इसके अलावा चेन ये ने देखा कि ब्लड प्यूपिल ने कई बार किसी क्षमता को सक्रिय किया था, लेकिन ये क्षमताएं मृत्यु के देवता के विरुद्ध अप्रभावी प्रतीत हुईं। चेन ये ने अनुमान लगाया कि ये रक्त नेत्र की अन्य नेत्र संबंधी क्षमताएं हो सकती हैं, लेकिन मृत्यु देवी ने शुरू से अंत तक अपनी आंखें बंद रखी थीं। ब्लड प्यूपिल ने वू जियानशान के खिलाफ किसी अजीब क्षमता का इस्तेमाल करने का भी प्रयास किया, लेकिन वू जियानशान की आंखें भी बंद थीं। मृत्यु के देवता की करीबी लड़ाई की क्षमताएं दुर्जेय थीं, असीम शक्ति, अविश्वसनीय गति, तीक्ष्ण बोध और यहां तक कि संक्षिप्त उत्तोलन क्षमता भी। यहां तक कि जब उनकी सहायक आंखें निकट से फट गईं, तब भी वे उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकीं। उसकी रक्षात्मक क्षमताएं स्पष्ट रूप से असाधारण थीं। विशेषकर वह दरांती, ब्लड आई उस दरांती से बेहद भयभीत प्रतीत हो रहा था। इसका सीधे सामना करने के लिए बिल्कुल अनिच्छुक। पूरी लड़ाई 10 मिनट से अधिक समय तक चली। ब्लड आई को शायद यह एहसास हो गया था कि वह मृत्यु देवता का मुकाबला नहीं कर सकता और वह भागने ही वाला था कि अगाध रक्त शिष्य, मेरी ओर देखो, मेरी आंखें तुम्हें कैसी लगती हैं। उसी क्षण वू जियानशान अचानक जोर से चिल्ला उठा। ब्लड आई ने सहज रूप से वू जियानशान की ओर देखा और उस एक नजर से वू जियानशान की आंखें खुल गई थीं और उनके कोनों से खून के आंसुओं की 2 धाराएं धीरे धीरे टपक रही थीं। ये आंखें करुणा से भरी हुई थीं, मानो देवताओं या बुद्धों की आंखें सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयाभाव रखती हों। इतनी दूरी से भी चेन ये को वे आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। बिना किसी कारण के ऐसा लगा जैसे चेन ये की आंखें खुलने से ठीक पहले ही वे आंखें खुल गईं।
उसके दिल में बची थोड़ी सी दयालुता पल भर में 100 गुना, 1000 गुना बढ़ गई। अतीत में किए गए सभी अनैतिक कार्यों को याद करने पर अब उसे अंतहीन अपराध बोध होता था। जैसे कि उस समय जो लैंग की बहन को न बचाना। अगर उसे एक और मौका दिया जाए तो चेन ये उसे बचाने के लिए जरूर वापस जाएगा। क्यों? वह इतना बुरा क्यों था? और वापस दीर्घायु गांव में उस बूढ़ी औरत को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए। वह सचमुच इंसान नहीं था, वह बिल्कुल घृणित था। और उस क्षण चेन ये को लगा कि वह अपने द्वारा किए गए सभी बुरे कामों के लिए माफी मांगने और पश्चाताप करने के अलावा और कुछ नहीं करना चाहता। कैप्टन चू, बिना एहसास किए ही चेन ये रोने लगा था। उसे अतीत में किए गए अपने सभी कामों पर पछतावा हो रहा था। कैप्टन चू, मैंने आपके साथ अन्याय किया है। जब वू जियानशान ने मुझे खून के आंसुओं की 10 बोतलें दी तो मैंने आपसे झूठ बोला। मैंने आपको सिर्फ 4 बोतलों के बारे में बताया। मैं सचमुच नीच हूँ। और आयरन लान, मैं तुम्हें हमेशा बेवकूफ कहता हूँ। तुम तेज दिमाग वाले नहीं हो और फिर भी मैं तुम्हें तंग करता हूँ। जिक्सी, मुझे बस तुम्हारे शरीर पर वासना है। मैं एक नीच इंसान हूँ। मैं सड़ा हुआ हूँ, मैं मरने लायक हूँ। वो चेन ये पहले से ही बेकाबू होकर रो रहा था। उसका चेहरा अपराध बोध और पश्चाताप से भरा हुआ था। यदि युद्ध के मैदान में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती तो वह शायद 3 सेकंड भी जीवित नहीं रह पाता। अप्रत्याशित रूप से जब कैप्टन चू ने अपना सिर घुमाया तो उनका रूप और भी दयनीय लग रहा था। उनके चेहरे से आंसू लगातार बह रहे थे, नाक से निकला पानी उनके होठों से रिस रहा था और उनकी ठुड्डी से लंबी लंबी बूंदें लटक रही थीं। अरे कोई बात नहीं येजी, मैंने भी तुम्हारे साथ गलत किया है। मैं हर रात तुम्हारे छोटे छोटे राज सुनने के लिए छुपकर सुनने वाले रेडियो का इस्तेमाल करता हूँ। मैं सचमुच इंसान नहीं हूँ। डिंग डोंग, मुझे पता है कि तुम सुंदर नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नीचा नहीं दिखाया। जिक्सी, मैंने तुम्हारे पीठ पीछे ये भी कहा था कि तुम बहुत स्त्री जैसी दिखती हो, तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। मैं कितना घटिया इंसान हूँ। और तुम्हारे और चेंगे के बीच जो मामला था, मैंने ही उसे काफिले में फैलाया था। मैं कितनी मुनहफट हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तुम, आयरन लान, मुझे यह नहीं कहना चाहिए था कि तुम्हारा दिमाग कुत्ते जैसा है। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है और मैंने कुत्तों के साथ भी अन्याय किया है। वो चेन ये और चूचे में आए नाटकीय भावनात्मक परिवर्तनों की तुलना में अन्य लोगों ने बहुत कम भावनात्मक उतार चढ़ाव दिखाया। शायद अन्य लोगों ने इतने अधिक अपराध नहीं किए थे। आयरन लान और डिंग डोंग की तरह जब उन्होंने उन खून से भरी आंखों को देखा तो उन्हें किसी विशेष भावना के बिना केवल आतंक और अजीबपन का एहसास हुआ। लेकिन सुन शीशी के माथे की नसें स्पष्ट रूप से उभरी हुई थीं, जो स्पष्ट रूप से बेहद गुस्से को दर्शाती थीं। डिंग डोंग का चेहरा इतना काला पड़ गया था जैसे 10 साल तक जलते हुए मिट्टी के चूल्हे का निचला हिस्सा। आयरन लान के लिए, हे चेन ये, कप्तान कोई बात नहीं। मैं वैसे भी इतना होशियार नहीं हूँ, रोना मत। मैं ठीक हूँ। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C-141, रक्त से भरी आंख ने बाईं आंख की जगह ले ली। जब चेन ये और चूचे अपने अपराध बोध से बाहर निकले, युद्ध क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका था। अगाध रक्त पुतली भाग जाना चाहती थी, उसकी विशाल आंख पूरी तरह से आतंक से भरी हुई थी। मृत्यु की देवी ने रक्त लाल दरांती को कसकर पकड़ लिया और जैसे ही वह अगाध रक्त शिष्य का पीछा करने लगी, उसकी आकृति धुंधली छवियों में तब्दील हो गई। वू जियानशान, रुको। 8 अंगों वाले मानव चेहरे का वृद्ध चेहरा क्रोध से दहाड़ा, उसकी 8 तंतु अनंत तक फैल गई, मानो वह मृत्यु के देवता के हंसिया को रोकने की कोशिश कर रही हो। असंख्य सफेद रेंगने वाले जीव हमले को रोकने के लिए बेतहाशा आगे बढ़े। वे इस एक हमले को रोकने के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार थे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खून से लथपथ तलवार ने वार किया। अगाध रक्त पुतली की विशाल आंख पर एक गहरा घाव दिखाई दिया। वह विशालकाय आंख हवा में स्थिर लटकी रही और पल भर में ऐसा लगा जैसे उसने अपनी सारी क्षमताएं खो दी हों। अगाध रक्त पुतली पर बने रक्तरंजित घाव से अनगिनत छोटी छोटी आंखें मुक्त पक्षियों की तरह बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही थीं। इसी बीच अगाध रक्त पुतली स्वयं एक पंक्चर गुब्बारे की तरह पिचक गई और धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। सबकी निगाहों के सामने पहले 3 मीटर व्यास वाली विशालकाय आंख अंततः एक सामान्य मानव आकार की आंख में बदल गई और जमीन पर गिर गई। जब चेन ये ने यह आंख देखी तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। सामान्यतः केवल विशेष रूप से कीमती अद्भुत पदार्थ ही ऐसी भावना को जगा सकते थे। हालांकि उसने अभी तक इसका मूल्यांकन नहीं किया था, लेकिन चेन ये को पूरा यकीन था कि यह छिलके वाले भूत की खोपड़ी से भी कहीं अधिक मूल्यवान अद्भुत सामग्री थी। उसने सोचा कि क्या यह अद्भुत पदार्थ आंख के विकल्प के रूप में काम कर सकता है। जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, उसकी बाईं आंख की दृष्टि उत्तरोत्तर कमजोर होती गई। उफ, मैं क्या सोच रहा था। कौन अपनी आंख के सॉकेट में वंडर मटेरियल लगवाएगा। शायद उनकी बाईं आंख की दृष्टि कमजोर होने के कारण ही चेन ये को जब भी आंखें दिखाई देती थी तो उन्हें अपनी तेजी से कमजोर होती बाईं आंख की याद आती थी। इससे पहले कि चेन ये सिस्टम मूल्यांकन को सक्रिय कर पाता, वू जियानशान ने पहले ही इस अत्यंत कीमती चमत्कारिक पदार्थ को अपने हाथ में छीन लिया था। लानत है, इस आदमी के हाथों की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। उसी क्षण चेन ये के दिमाग में वू जियानशान से वह आंख हासिल करने के 1 दर्जन से अधिक तरीके कौंध गए। उनमें से हर एक निर्दयी और पूरी तरह से बेरहम था। अगाध रक्त शिष्य की मृत्यु यूं ही हो गई। वहां सन्नाटा छा गया। 8 अंगों वाले मानव चेहरे ने झट से अपनी सूंडें समेट ली, मुड़ा और तेजी से तैरता हुआ दूर चला गया। घटनास्थल पर बचे हुए सफेद रंग के क्रॉलर स्कूल परिसर से ऐसे भाग निकले जैसे जंगली कुत्ते बाघों के झुंड को देखकर भाग जाते हैं। पेड़ के नीचे खड़ी सफेद आकृति ने खेत में खड़े मृत्यु देवता को ध्यान से देखा और फिर मुड़कर चली गई। असंख्य सफेद रेंगने वाले कीड़ों से घिरा हुआ, तो वह सफेद आकृति वास्तव में इन सफेद क्रॉलर्स का नेता था। अगाध रक्त शिष्य ने पहले उन क्रॉलरों को अपने लिए लड़ने के लिए नियंत्रित करने के लिए अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल किया होगा।
उन दोनों के जाने के बाद अंधेरे कोनों में धुंधली आकृतियों के साथ छिपी हुई अन्य विसंगतियां भी धीरे धीरे गायब हो गईं। स्क्वाड लीडर चू, क्या आपको लगता है कि वे वापस आएंगे? चेन ये ने धीमी आवाज में कहा। उसकी निगाहें वू जियानशान की कमीज की जेब पर टिकी हुई थी जहां रसातल रक्तपुतली द्वारा छोड़ी गई आंख की पुतली रखी हुई थी। वह इसे पाने के लिए बेताब था। वह इसे पाने के लिए लगभग बेताब था। चेन ये को यह आभास था कि दूसरे चरण में आगे बढ़ने से उसकी शक्ति में काफी वृद्धि हो सकती है, लेकिन उनकी दृष्टि और भी खराब होने की संभावना है। इससे उनकी दाहिनी आंख भी प्रभावित हो सकती है, अंततः पूर्ण अंधत्व की ओर ले जाता है। चेन ये ने इससे पहले चूचे से इस संभावना के बारे में पूछा था। हालांकि चूचे को भी अलौकिक मार्गों की विशिष्ट लागतों के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट जानकारी नहीं थी। चूचे के अनुमान के आधार पर दाहिनी आंख में अंधापन होने की संभावना भी बहुत अधिक थी। हर सीक्वेंस सुपरह्यूमन को बिना किसी अपवाद के कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन प्रत्येक सीक्वेंस सुपरह्यूमन द्वारा चुकाई गई कीमत अलग अलग थी। सिस्टम के विश्लेषण के अनुसार जैसे जैसे स्मोक अपोस्टल अनुक्रम आगे बढ़ता है, दोनों आंखों के अंधे होने की संभावना 90% से अधिक हो जाती है। चेन ये ने इस परिणाम के बारे में किसी को नहीं बताया था, क्योंकि वह पूर्ण रूप से अंधा होने की संभावना का सामना करने को तैयार नहीं था। चेन ये ने सिस्टम से यह भी पूछा था कि उसकी बाईं आंख को ठीक करने में कितने स्लॉटर पॉइंट्स लगेंगे। सिस्टम ने उसे एक ऐसा नंबर दिया जिससे उसके सिर में झुंझुनी सी होने लगी, और उसके सामने यह आंख, ऐसा प्रतीत हुआ कि यह एक और समाधान पेश करता है। चेन ये ने शांत भाव से अपनी बाईं आंख को उस रक्तपुतली से बदलने की व्यवहार्यता का आकलन किया। सिस्टम ने तुरंत ही स्पष्ट रूप से सकारात्मक उत्तर दिया। इससे चेन ये का दिल उत्साह से भर गया, लेकिन ऊपरी तौर पर उन्होंने पूरी तरह से संयम बनाए रखा, मानो कुछ हुआ ही ना हो। सीने में गड़गड़ाहट लेकिन शांत झील की तरह स्थिर, यह मुहावरा इस समय चेन ये का बिल्कुल सटीक वर्णन करता है। उसकी मुट्ठी के हल्के से कसे होने से ही पता चल रहा था कि वह अंदर से कितना उत्साहित था। मुझे वो आंख चाहिए ही चाहिए, भले ही इसका मतलब मेरे कभी सबसे करीबी रहे भाई के खिलाफ तलवारें खींचना ही क्यों ना हो। ऐसा होगा, निश्चित रूप से एक अंतिम परिणाम आएगा। कैप्टन चूचे का चेहरा भी काफी गंभीर लग रहा था। वह चेन ये की मामूली मानसिक गतिविधियों से पूरी तरह अनजान थे। हम क्या तुम दोनों का दिखावा खत्म हो गया? क्या आप दोनों को सच में लगता है कि हमने आपकी कही हुई बातें नहीं सुनी? हम इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि काफिले में इतनी अफवाहें फैल रही थी। मुझे लगा कि ये सब अफवाहें उस कमीने चेन ये ने ही फैलाई हैं। कैप्टन चू, मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आपको गपशप सुनना पसंद है, ठीक है, लेकिन क्या आपको इतना ज्यादा बोलने की भी जरूरत थी? उनके कानों में एक भयावह आवाज गूंजी। ये केवल सनशीशी ही हो सकती है। बिना देखे ही दोनों पुरुष ये जान गए थे कि इस समय सुनशीशी के चेहरे पर कितनी अप्रिय भावनाएं होंगी। और तुम, चेन ये, अपनी बड़ाई करना बंद करो। मैं फिर से कहता हूं, मैंने ही तुम्हें बेवकूफ बनाया था। पुरुषों के बिना भी मैं इस प्रलय में स्वतंत्र और सुखी जीवन जी सकती हूं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो? बकवास, दिल तोड़ने वाला तो मैं हूं। प्लेबॉय बनना चाहते हो, बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। वूश, गुलाबी बालों वाली लड़की की कमर से एक क्रोधित ज्वाला में अजगर कुंडलित होकर निकला। उस विशालकाय अजगर के सिर ने अपनी निगाहें चेन ये और चूचे पर टिका दी। वह एक लंबी तलवार थी। चेन ये ने पहले भी सफेद रेंगने वाले जीवों से निपटते समय इस तलवार को इस कौशल का उपयोग करते हुए देखा था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस बार गुलाबी बालों वाली लड़की स्पष्ट रूप से बेहद गुस्से में थी। वह उनसे निपटने के लिए अपनी सर्वोत्कृष्ट तकनीकों का इस्तेमाल कर रही थी। आमतौर पर शांत रहने वाली डिंग डोंग की आंखों में भी अब जानलेवा इरादा झलक रहा था। कोई भी लड़की यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई उसे सुंदर न कहे, बिल्कुल भी नहीं। भले ही वह सचमुच सुंदर न हो, फिर भी आप ये बात दूसरों के सामने नहीं कह सकते। लेकिन अभी अभी कप्तान चूचे ने बिना दबाव डाले ही अपना जुर्म कबूल कर लिया था। कैप्टन चूचे के माथे पर अब पसीना आ रहा था। चेन ये भागने ही वाला था कि तभी उसने महसूस किया कि कैप्टन चू ने उसे धक्का दिया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर गया। चेन ये ने कैप्टन चू को गुस्से से घूर कर देखा। इसी बीच चूचे भी भागने ही वाला था कि तभी उसे लगा कि किसी चीज ने उसके पैरों को ठोकर मार दी है, जिससे वह पीठ के बल गिर पड़ा। नीचे देखने पर उसने पाया कि एक विलो की शाखा उसके टखने में लिपटी हुई है। चूचे ने चेन ये को गुस्से से घूर कर देखा। आयरन लान, हमारी मदद करो। अगर वे सचमुच लड़ते तो चेन ये को अब अपनी इज्जत बचाने की कोई परवाह नहीं थी। वह शायद गुलाबी बालों वाली लड़की और डिंग डोंग दोनों का मुकाबला न कर पाए। तुम सबको लड़ना बंद कर देना चाहिए। आयरन लान घबरा गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, इसलिए उसने उन दोनों के बीच में रुकावट डालने के लिए अपनी बाहें फैला दी। आयरन लान, क्या तुम बेवकूफ हो? उन्होंने तुम्हारा अपमान किया और तुम फिर भी उनकी मदद कर रहे हो। हे, मुझे लगता है उन्होंने जो कहा वह सच था। सच बोलना गलत नहीं है। तुम दिन ब दिन और भी बेवकूफ होते जा रहे हो। टाइटन सीक्वेंस के सुपरह्यूमंस को स्वाभाविक रूप से बुद्धि के मामले में कुछ कीमत चुकानी पड़ी। क्रम जितना ऊंचा होता गया, वे उतने ही सरल स्वभाव के होते गए। सीक्वेंस 2 आयरन लान तो सीक्वेंस 1 आयरन लान से भी ज्यादा बेवकूफ था। बेशक कुछ लोगों ने इसे बच्चों जैसा दिल कहा, कुछ हद तक सुस्त होने और कम विचलित करने वाले विचारों के कारण अनुक्रम पथ पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिली। वहीं कुछ अन्य लोगों ने इसे मूर्खता करार दिया। ... इस लड़ाई के बाद बुजियानशान और मृत्यु देवता ने सभी जीवित बचे लोगों पर काफी गहरी छाप छोड़ी। विशेषकर यह कि मृत्यु के देवता ने चांगवांग जिले की 3 प्रमुख विसंगतियों में से एक, रसातल रक्तपुतली को पलक झपकते ही कैसे नष्ट कर दिया था। इससे पहले जब बुजियानशान ने कहा था कि चांगवांग जिले की 3 प्रमुख विसंगतियों में मृत्यु देवता सबसे शक्तिशाली है, उस समय चेन ये को कुछ संदेह था। पर अब बेशक चेन ये ने जूलीना को जानकारी जुटाने के लिए भेजा था। मृत्यु देवता के अनुयायी रोंग शहर के चांगवांग जिले में रहते थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से चेन ये के समूह की तुलना में जिले की 3 असामान्यताओं को बेहतर ढंग से समझते थे।
जूलीना इस बात से काफी खुश थी कि चेन ये को कभी कभी उसकी जरूरत पड़ती थी। अपनी बेदाग सूरत और बेहतरीन सामाजिक कौशल की बदौलत जूलीना डेथ गॉड चर्च में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। चेन ये को भी कभी कभार जूलीना के बारे में खबरें मिलती थीं। उदाहरण के लिए मृत्यु देवता के अनुयायियों में से 3 या 4 पुरुष जूलीना के स्नेह को पाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। इनमें 2 उपबिशप भी शामिल थे। इसलिए अगर जूलीना जानकारी जुटाना चाहती थी तो शायद दूसरों को इसके बारे में पता न होता। लेकिन उपबिशपों के चाटुकार होने के नाते उन्हें जो जानकारी पता होती थी वह स्वाभाविक रूप से काफी विस्तृत होती थी। जल्द ही चेन ये को जूलीना से वह जानकारी मिल गई जो वह चाहता था। जूलीना ने चेन ये को ये जानकारी दी इस उम्मीद में कि शायद वह कुछ अच्छा कहेगा। लेकिन चेन ये ने हाथ हिलाकर जूलीना को जाने का इशारा किया। हालांकि कुछ हद तक अनिच्छुक होने के बावजूद जूलीना ने चेन ये की इच्छाओं का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की और उसे अनिच्छा से ही जाना पड़ा। देवी के समान दिखने वाली जूलीना जो दूसरों के सामने अत्यंत गरिमा के साथ व्यवहार करती थी, चेन ये के सामने वह कुछ हद तक नाराज नजर आ रहा था। जैसा उसने अनुमान लगाया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अगाध रक्त शिष्य तकनीकों में सबसे कुशल था और उसने अपनी कुछ क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया था। मुख्यतः इसलिए क्योंकि मृत्यु देवता और वू जियानशान ने पूरे समय अपनी आंखें बंद रखी थीं, जिससे रक्त शिष्य शक्तिहीन हो गया था। इससे अगाध रक्त शिष्य के विरुद्ध एक प्रकार का दमन उत्पन्न हुआ। भले ही अगाध रक्त शिष्य मृत्यु देवता का मुकाबला करने में सक्षम न हो, फिर भी उसे भागने में असमर्थ नहीं होना चाहिए था। और जिस क्षण वू जियानशान ने आखिरकार अपनी आंखें खोली, उस क्षण ने वास्तव में चेन ये को काफी सतर्क कर दिया। लोगों की भावनाओं को नियंत्रित करने की यह क्षमता वास्तव में भयावह थी। लेकिन चेन ये को हमेशा ऐसा लगता था कि जिस क्षण वू जियानशान ने आखिरकार अपनी आंखें खोली, उस क्षण में कुछ अजीब सा था। किसी तरह ये क्षमता मृत्यु के देवता के लिए अधिक उपयुक्त प्रतीत हुई। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C-142 तूफान से पहले की शांति। बेटा, ये तुम्हारी माँ है। इधर आओ, माँ को देखने दो, माँ तुम्हें बहुत याद कर रही है। स्कूल के गेट के पास स्थित स्नैक स्टॉल की छाया में एक झुकी हुई बूढ़ी महिला ने एक युवक को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। उसका चेहरा दयालु और सौम्य था। जब उस युवक ने उस आकृति को देखा तो वह बिजली गिरने की तरह वहीं जम गया। माँ, तुम अभी भी जिंदा हो। उनकी आवाज अनायास ही कांप उठी। अरे नादान बच्चे, मैं तो जिंदा हूं ही। तुम्हें देखे हुए कितना समय हो गया। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। इधर आओ, मुझे तुम्हें देखने दो। माँ, युवक के चेहरे से आंसू ऐसे फूट निकले जैसे कोई बांध टूट गया हो। वे बेरोक टोक बहते हुए उसके कॉलर को भिगोते हुए उसके गालों पर टपकने लगे। माँ, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। थप्पड़। एक जोरदार थप्पड़ ने युवक के चेहरे पर प्रहार किया। वह 2 मीटर से अधिक पीछे की ओर उड़ गया और जमीन पर जा गिरा। उसके गाल पर एक स्पष्ट रूप से सूजा हुआ निशान उभर आया। चेन ये ने उस युवक को ठंडी निगाहों से देखा और 2 शब्द कहे, बेवकूफ। फिर वह मुड़ा और चला गया। द्वार के बाहर पेड़ के नीचे खड़ी वह दयालु आकृति पहले ही जा चुकी थी। केवल घृणा से भरी आंखों की एक जोड़ी ही बची थी, जो इस दिशा में टकटकी लगाए देख रही थी। वह युवक भयभीत होकर अपना सूजा हुआ चेहरा पकड़े हुए उस महिला को घूर रहा था जो कुछ देर पहले तक इतनी ममतामयी लग रही थी, लेकिन अब कुछ अवर्णनीय रूप ले चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके सिर पर ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी गई हो। चेन ये न तो दयालुता के भाव से उस युवक को बचाने की कोशिश कर रही थी और न ही वह ऐसा कर रही थी। यह एक छोटा सा प्रयास था, एक और जीवन का मतलब था भविष्य में किसी चाकू के वार को रोकने के लिए एक और संभावित शरीर। एक मूर्ख भी समझ जाएगा कि इस समय एक और जीवित व्यक्ति का मतलब एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बाद में आपकी रक्षा कर सके। मृत्यु के देवता और अगाध रक्त शिष्य के बीच युद्ध के बाद वास्तव में कुछ निवारक प्रभाव पड़ा था, लेकिन वह प्रभाव केवल 2 दिनों तक ही रहा। 2 दिन बाद स्कूल की स्थिति और भी खराब हो गई। शायद अगाध रक्त शिष्य से लड़ते समय मृत्यु के देवता ने अनजाने में कोई खामी दिखा दी हो। पहले असामान्य घटनाएं केवल रात में ही स्कूल के आसपास जमा होती थीं। अब तो दिन के समय भी उन घृणा भरी निगाहों की जोड़ियां परिसर के चारों ओर घूमती हुई देखी जा सकती थीं। हालात हर घंटे और भी तनावपूर्ण होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी भी क्षण ये विकृतियां स्कूल में घुस जाएंगी और वहां मौजूद 100 से अधिक लोगों को खून के लिए चीर फाड़ देंगी। वू जियानशान ने पहले ही आदेश दे दिया था कि मृत्यु देवता के सभी अनुयायियों को देश छोड़ने से सख्ती से मना किया गया है। ओल्ड बाउ ने भी यही आदेश जारी किया था, जिसमें सभी जीवित बचे लोगों को बाहर न जाने का निर्देश दिया गया था। दिन के दौरान भी जब भी संभव हो सभी को अपनी कक्षाओं में ही रहना चाहिए। स्कूल के अंदर बचे हुए लोग बिल्कुल भी शांत नहीं थे। मृत्यु देवता के कुछ अनुयायियों ने विसंगतियों को लाने के लिए काफिले को दोषी ठहराया, जिससे कई झड़पें हुई। सौभाग्यवश चेन ये और अन्य महामानवों द्वारा किए गए दमन ने स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से रोक दिया। वू जियानशान ने इस मामले को काफी बेरहमी से निपटाया। उन्होंने उन उपद्रवी अनुयायियों को कड़ा सबक सिखाया और वे काफी हद तक शांत हो गए। इससे वू जियानशान को काफिले के बचे हुए लोगों के बीच काफी सद्भावना प्राप्त हुई। स्कूल के बाहर आखिरी चक्कर के दौरान काफिले ने काफी मात्रा में पेट्रोल भरवाया था। काफिले के साथ गए गांव बॉस जूनान और जो शियाओ में से प्रत्येक को अच्छा हिस्सा मिला। कुछ समय के लिए वे सभी जीवित बचे लोगों के लिए ईर्ष्या का विषय बन गए थे। भले ही वे स्वयं गैसोलीन का उपयोग न करते हों, फिर भी यह एक बहुमूल्य संसाधन था। बेचारी जो शियाओ की किस्मत और भी खराब थी। वह छोटी कार, जो काफी समय से बहनों का पीछा कर रही थी, अगाध रक्त शिष्य की शक्ति से प्रभावित हुई और जलकर धातु के कबाड़ के ढेर में बदल गई। किसी को नहीं पता था कि वह कौन सी तरकीबें इस्तेमाल करती थी, लेकिन उसने किसी तरह चौथे भाई हे को अपने कौशल सिखाने के लिए मना लिया। चेन ये ने चौथे भाई हे को कई बार बर्फ में जो शियाओ के साथ कार के आसपास सबक का अभ्यास करते हुए भी देखा था। वह बेहद गंभीर थी। स्वाभाविक रूप से बहुत से लोग चौथे भाई हे को अपना शिक्षक बनाना चाहते थे, लेकिन दिवंगत शियाओ चाओ के अलावा केवल जो शियाओ ही सीखने में सफल रहीं।
विडंबना बहुत तीखी थी। दुनिया के अंत से पहले एक उभरती हुई स्टार रही यह महिला अब चोरी करना सीख रही थी। प्रलय से पहले का एक चोर, प्रलय के बाद बचे हुए लोगों के बीच एक उल्लेखनीय व्यक्ति बन गया था। यहाँ तक कि कई पूर्व दिग्गज और नेता भी इस कला को सीखना चाहते थे, लेकिन एक चोर ने उन्हें निराश कर दिया। ये बेहद विडंबनापूर्ण था। पिछली लड़ाई से चेन ये को एक ही बार में कुल 37,000 नरसंहार अंक प्राप्त हुए थे। इसका कुछ हिस्सा जंगली भेड़ियों और मानव चेहरे वाले बिच्छुओं के नकली शिकार से आया, जो रेंगने वाले जीवों को मारते थे। स्कूल के गेट पर आखिरी बार टक्कर मारने से भी उसे काफी अंक मिले। अंत में सिस्टम बैलेस में 37,000 स्लॉटर पॉइंट्स दर्ज किए गए। चेन ये अंकों को लेकर कुछ खास उत्साहित नहीं थे। उसके पास कितने भी स्लॉटर पॉइंट्स क्यों न हो, उसे कभी भी पर्याप्त नहीं लगते थे। उसने मृत्यु देवता के रक्त आंसुओं की 2 बोतलों को दिव्य स्तर तक परिष्कृत करने के लिए 10,000 वध अंक खर्च किए। हाल ही में जब भी वह रात में शैक्षणिक भवन की छत पर प्रशिक्षण लेता था, तो वह पहले एक बोतल ले लेता था। जब भी वह स्कूल की छत पर होता था, तो उसकी मुलाकात हमेशा डिंग डोंग से हो जाती थी। वह महिला उससे भी ज्यादा अनुशासित थी। वह हर रात तय समय पर आती थी। ज्यादातर समय वे एक मौन समझौते का पालन करते थे, जिसमें वे कहते थे, आप मुझे परेशान न करें, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। उनके बीच एक अलिखित समझौता था। उसका शरीर भी परिष्कृत मृत्यु देवता के रक्त आंसुओं के प्रति तेजी से सहनशील होता जा रहा था। प्रत्येक खुराक से मिलने वाली शक्ति में तेजी से कमी आ रही थी। फिर भी चेन ये को अपनी ताकत में तेजी से वृद्धि महसूस हो रही थी। इस वृद्धि की गति ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि वह सीक्वेंस 2 के और करीब पहुंच रहा है। यदि कोई अप्रत्याशित घटना न हो और शरीर की बढ़ती प्रतिरोधक क्षमता को ध्यान में रखा जाए, तो उसे मृत्यु देवता के रक्त आंसुओं के समाप्त होने से पहले अनुक्रम 2 तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। प्रशिक्षण के बाद जब भी उसे समय मिलता, चेन ये अपने नए स्मार्टफोन को देखने में लग जाता था। चेन ये ने फोन का सामान पहले ही ओल्ड ली को सौंप दिया था। काफिले के निष्पक्षता के सिद्धांत का हमेशा पालन किया गया था। चेन ये ने पिछले 2 दिनों में मृत्यु देवता और रसातल रक्त शिष्य के युद्ध के फुटेज को 50 से अधिक बार देखा था। वह आंखें बंद करके भी उस लड़ाई की कल्पना कर सकता था। अब तक वह मृत्यु के देवता के रूप का लगभग अनुकरण कर सकता था। फिर भी उसने जिन सभी चीजों का अनुकरण किया, उनमें मृत्यु के देवता की नकल करना सबसे शक्तिशाली रहा। अगाध रक्त पुतली भी प्रभावशाली थी, लेकिन रसातल रक्त पुतली का अब कोई अस्तित्व नहीं था। केवल वही आंख बची थी जिसके बारे में चेन ये लगातार सोचता रहता था, जो अब वू जियानशान के कब्जे में थी। केवल स्मोक ब्रीथ सिमुलेशन में महारत हासिल करने मात्र से ही चेन ये की शक्ति में एक रैंक की वृद्धि हो गई थी। उनके पहले के स्मोक ब्रेथ सिमुलेशन बिखरे हुए और अव्यवस्थित थे, बिना किसी फोकस के इधर उधर की बातें करते हुए। जब उसने उस व्यक्ति द्वारा पाले गए जंगली भेड़ियों का अनुकरण किया, तो परिणाम एक बेमेल, एक ऐसा प्राणी था जिसका कोई स्पष्ट रूप नहीं था। आखिरकार चेन ये ने उन भेड़ियों को केवल दूर से ही देखा था, वह कभी उनके करीब नहीं गया था। यह उनके जीवन में भेड़ियों के साथ उनका पहला वास्तविक सामना था। मानव चेहरे वाले बिच्छू के खिलाफ लड़ाई छोटी थी, इसलिए उसने केवल उसके कुछ हिस्सों का ही अनुकरण किया था। बाद में स्काई वेल को देखकर चकित रह गया और चेन ये ने भी उसका अनुकरण करने की कोशिश की। स्काई वेल वंडर 009 ने पहले कभी लड़ाई नहीं लड़ी थी। चेन ये को उसकी युद्ध क्षमता के बारे में पता नहीं था, इसलिए वह केवल उसका एक मोटा मोटा आकार ही बना सका। किसी एक लक्ष्य के साथ उनका कभी भी लंबा संपर्क नहीं रहा और प्रत्येक लक्ष्य के बारे में उनकी समझ सीमित ही रही। हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने से बेहतर है कि किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर ली जाए। चेन ये ने अपने स्मोक ब्रीथ सिमुलेशन को मुख्य रूप से मृत्यु देवता पर केंद्रित करने का निर्णय लिया। आखिरकार यह अब तक की सबसे बड़ी विसंगति थी जिसका उसने सामना किया था और अनुकरण करने के लिए सबसे व्यवहार्य लक्ष्य था। इसलिए इन दिनों चेन ये जब भी खाली समय में होता था, फोन पर वीडियो देखता रहता था। उसने वू जियानशान से यह भी पूछा कि क्या वह मृत्यु के देवता की पूजा के दौरान सिर्फ देखने के लिए उपस्थित हो सकता है। उन्हें निर्दयतापूर्वक अस्वीकार कर दिया गया। इन दिनों जब भी वू जियानशान चेन ये को देखता था, उसके मन में बस एक ही विचार आता था, ये लड़का मुसीबत खड़ा करेगा। लेकिन वू जियानशान को फिलहाल एक दोस्त की तरह व्यवहार करना पड़ा, क्योंकि उसकी वर्तमान भूमिका ऐसी थी, अन्यथा ये चेन ये की नजरों में उसकी स्थिति के अनुरूप नहीं होता। चेन ये अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ा रहा था। उन्हें यह आभास हो रहा था कि यहाँ के शांतिपूर्ण दिन ज्यादा समय तक नहीं टिकेंगे। बहुत जल्द, शायद एक रात जब वह सोने ही गया होगा, स्कूल के बाहर की असामान्य चीजें अंदर घुस आएंगी। चेन ये को पूर्वाभास हो गया था कि अगली बड़ी अराजक घटना रात में घटित होगी। इसलिए उसने एपोकैलिप्टिक पिकअप ट्रक को फिर से संशोधित किया। रात के समय भाग निकलने को आसान बनाने के लिए उसने ट्रक के आगे के हिस्से और सामने की छत पर हेडलाइट्स और सहायक लाइटें लगा दी। पहले वध स्थलों को बचाने के लिए चेन ये जहां भी संभव हो रोशनी पर कंजूसी करता था। बेशक वह इस व्यवस्था को अनावश्यक रूप से जल्दी पैसा कमाने की अनुमति नहीं दे सकता था। उसने डेथ गॉड चर्च की बची हुई कारों से कई हेडलाइट्स निकाली और उन्हें पिकअप ट्रक पर लगा दिया। सभी पुर्जे तैयार होने के बाद सिस्टम को केवल उन्हें एकीकृत और अनुकूलित करना था, जिसमें बहुत कम वध स्थलों की लागत आई। केवल चेन यही नहीं, और भी लोग तनाव महसूस कर रहे थे। गुलाबी बालों वाली लड़की को भी ऐसा ही महसूस हुआ। पिछले 2 दिनों से उसने चेन ये या चूचे को परेशान नहीं किया था। चेन ये अक्सर उसे बर्फीले खेल के मैदान में अपनी तलवार के साथ खड़े देखता था। किसी को ठीक से पता नहीं था कि वह क्या कर रही थी, लेकिन चेन ये को उसकी आभा में एक सूक्ष्म परिवर्तन स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था। इस समय चेन ये कक्षा 4-1 के द्वार पर खड़ी थी। चौथी मंजिल पर स्थित शिक्षकों के कार्यालय को तोड़ दिया गया था। वू जियानशान के कमरे को कक्षा 4-1 में स्थानांतरित कर दिया गया था। चेन ये वू जियानशान के साथ बातचीत करने आए थे। वू जियानशान चाहता था कि हर कोई मृत्यु देवता चर्च में शामिल हो जाए। चेन ये को खून से लथपथ आंख चाहिए थी। इसका मतलब था कि चर्चा करने के लिए कुछ था। हालांकि चेन ये ने इस शर्त के बदले में डेथ गॉड ब्लड टीयर्स की 10 बोतलें पहले ही दे दी थी, तो क्या हुआ?
उसमें शर्म नाम की कोई चीज नहीं बची थी। अगर वह मुनाफा कमा सकता है और जीवित रह सकता है तो शर्म का क्या मतलब। जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, चेन ये ने देखा कि उसकी बाईं आंख की रोशनी कमजोर होती जा रही है। सीक्वेंस 2 तक पहुंचने का मतलब ये हो सकता है कि उसकी बाईं आंख पूरी तरह से अंधी हो जाएगी। इसके बाद उनकी दाहिनी आंख भी प्रभावित हो सकती है। यदि उनकी दृष्टि कमजोर हो जाती है तो उनकी ताकत पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। एक बड़े संकट के मंडराने के मद्देनजर ऐसा करना अच्छा नहीं होगा। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C-143 टीम के साथियों को धोखा देना। वू जियानशान हाल ही में काफी व्यस्त रहे थे। मृत्यु के देवता चर्च के अनुयायियों को भी नहीं पता था कि उनके आर्कबिशप किस काम में व्यस्त थे। वह हर सुबह कहीं नजर नहीं आता था और यहां तक कि उपबिशप भी अपने आर्कबिशप को नहीं ढूंढ पाते थे। इसलिए चेन ये आज सुबह सुबह वू जियानशान की कक्षा के दरवाजे पर आई। दरवाजा खटखटाने के बाद अंदर से वू जियानशान की आवाज आई। अंदर आएं। अगाध रक्त शिष्य के साथ युद्ध के बाद ये पहली बार था जब मैंने वू जियानशान को देखा था। चेन ये ने लापरवाही से कक्षा का जायजा लिया। पिछले शिक्षक के कार्यालय की तुलना में ये कक्षा स्पष्ट रूप से निम्न स्तर की थी। हालांकि सोफा, बिस्तर और डेस्क जैसी बुनियादी चीजें अभी भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध थीं। जब वू जियानशान ने चेन ये को देखा तो उसकी आंखों में क्रोध की एक झलक दिखाई दी। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। चेन ये ने वू जियानशान के कुछ हद तक ठंडे भाव को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए कहा, बूढ़े वू, बहुत दिनों बाद मिले, बस ये जानने आया था कि आजकल आप क्या कर रहे हैं। वू जियानशान ने अपने गुस्से को दबाया। बोलने से पहले उसका चेहरा थोड़ा सा सिकुड़ा। चेन ये, तुमने पिछली बार मुझसे मृत्यु देवता के रक्त आंसुओं की 10 बोतलें ली थी। तुमने मुझसे जो वादा किया था उसका क्या हुआ। चेन ये मुस्कुराया। चूंकि वह यहाँ आया था इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से कुछ तैयारी की होगी। उसने अपनी छाती में हाथ डाला और कागज का एक टुकड़ा निकाला। कागज पर बहुत अधिक मात्रा में लिखावट थी। यह क्या है। लो, यह मत कहना कि मैं अच्छा भाई नहीं बन रहा हूँ। ये डेथ गॉड चर्च में शामिल होने का आवेदन पत्र है। हमारे काफिले के सदस्यों में से आधे जीवित बचे लोग पहले से ही आपके मृत्यु देवता चर्च में शामिल होना चाहते हैं। वाह, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा सामान यूं ही तो नहीं ले जा रहा। चेन ये ने शुरू से ही बेतुकी बातें करना शुरू कर दिया। दरअसल ऐसे कई और जीवित बचे लोग थे जो मृत्यु देवता चर्च में शामिल होना चाहते थे। मृत्यु देवता चर्च का एक निश्चित क्षेत्र था और उसे मृत्यु देवता से इतनी शक्तिशाली सुरक्षा प्राप्त थी। आप इसे किसी भी तरह से देखें, ये काफिले के साथ इधर उधर भटकने से कहीं बेहतर था। हालांकि स्कूल के पास कुछ असामान्य घटनाएं हुई थी, लेकिन इस प्रलय में ऐसी कौन सी जगह थी जहां असामान्य घटनाएं नहीं थी। इसके अलावा जिस दिन मृत्यु के देवता ने आसानी से एक शक्तिशाली रसातल रक्त शिष्य को मार डाला था, उस घटना ने कई लोगों के मन में एक मजबूत मनोवैज्ञानिक छाप छोड़ दी थी। चाहे कुछ भी हो जाए, मृत्यु देवता चर्च काफिले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। अगर ओल्ड बाव उन्हें रोक नहीं रहा होता तो लोग शायद बहुत पहले ही चर्च में शामिल हो गए होते। जब वू जियानशान ने कागज पर घनी तरह से लिखे नामों को देखा तो अंततः उसके होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। बूढ़े वो, तुम्हारा भाई यहाँ काफी अच्छा है ना। जब वू जियानशान ने यह सुना तो उसे लगा कि उसके माथे की नसें फूल गई हैं। तुम क्या चाहते हो, सीधे सीधे कह दो। अगर ऐसा है तो मैं सीधे सीधे पूछता हूँ, भाई, क्या तुम्हें वो चीज मुझे वापस नहीं करनी चाहिए जिससे तुमने पिछली बार अगाध रक्त शिष्य को मारा था। वापस करना। वू जियानशान की आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं। चेन ये बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हुआ। बिल्कुल, अगर पिछली बार मेरी टक्कर न हुई होती तो क्या तुम वह चीज हासिल कर पाते। क्या तुम इतने सारे लोगों के सामने अगाध रक्त शिष्य को मार पाते। चाहे आप इसे किसी भी तरह से देखें, वह चीज मेरी ही मानी जानी चाहिए, है ना। वू जियानशान का चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया और उसकी नाक से गर्म हवा भी निकली। चेन ये, मैंने तुम्हारे जैसा बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा। अगर तुम न होते तो क्या मुझे अब यहाँ रहने के लिए आना पड़ता। अगर तुम न होते तो मृत्यु के देवता ने कभी भी रसातल रक्त शिष्य से लड़ाई न की होती। अगर तुम न होते तो। वू जियानशान की आवाज बोलते बोलते तेज होती गई, यहाँ तक कि उसके मुंह से लार भी निकलने लगी। स्पष्टतः वह चेन ये की बेशर्मी से क्रोधित था। उसने चेन ये पर गुस्से भरे शब्दों की बौछार कर दी। चेन ये ने एक टिश्यू लिया और अपना चेहरा पोंछा। वह जरा भी शर्मिंदा हुए बिना खुशी से मुस्कुरा रहा था। बूढ़े वो, आप क्या कह रहे हैं। मुझे आपसे पूछने दीजिए, क्या आप चाहते हैं कि बाकी सभी लोग मृत्यु देवता चर्च में शामिल हो जाएं। अगर आप चाहते हैं कि वे सभी मृत्यु देवता चर्च में शामिल हो जाएं, आपको कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी, है ना। आप। इस बार वू जियानशान को सचमुच लगा कि चेन ये बेशर्म है और उसके दिल में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इस लेन देन की शर्त पर पहले ही सहमति बन चुकी थी, फिर भी चेन ये इस मुद्दे को दोबारा बातचीत के लिए उठा रहे थे। क्या ये वाकई बेशर्मी थी। वू जियानशान अब बस यही चाहता था कि मृत्यु का देवता इस निर्लज व्यक्ति को एक ही प्रहार में नष्ट कर दे। हालांकि वू जियानशान का चेहरा लाल हो गया था, फिर भी उसने अपनी तर्कशक्ति नहीं खोई थी। उसने चेन ये को ध्यान से देखा, पूरे 30 सेकंड तक रुककर बोला, तुम्हें वहां चाहिए। ठीक है, उसके बदले में तुम क्या दोगे। बदला। बूढ़े वो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जब तक मुझे मिल सकता है मैं तुम्हें दे दूंगा। वू जियानशान ने ठंडी सांस ली। काफी देर रुकने के बाद उसने कहा, मुझे आपकी टीम के सभी सदस्यों के बारे में जानकारी चाहिए और आपको उन सभी को मृत्यु देवता चर्च में शामिल करना होगा। वू जियानशान के विचार में चेन ये के चूचे और अन्य लोगों के साथ काफी अच्छे संबंध थे। उनकी समझ के अनुसार इन लोगों के बीच जीवन मरण का बंधन था, इसलिए चेन ये को उनके साथ विश्वासघात करने के लिए राजी करना निश्चित रूप से मुश्किल होगा। चेन ये के साथ घनिष्ठ संबंध होने के बावजूद इस शर्त को स्वीकार करना शायद चेन ये के लिए आसान नहीं होगा। जब तक चेन ये एक सामान्य व्यक्ति था, वह इस शर्त को स्वीकार नहीं कर सकता था। किसने सोचा था कि चेन ये बिना किसी झिझक के मान जाएगा। सौदा। बूढ़े वो, हमारा रिश्ता लगभग सगे भाइयों जैसा है। अगर आपको उनकी जानकारी चाहिए थी तो आपको पहले ही बता देनी चाहिए थी।
मैं आपको बता दूं, चूचे पाथफाइंडर सीक्वेंस से है। ये सीक्वेंस विसंगतियों के प्रति सबसे संवेदनशील है। सन शीशी, आपकी भतीजी, आप उसके बारे में तो जानते ही होंगे, है ना? वू जियानशान के स्तब्ध चेहरे के सामने ही चेन ये ने अपने साथियों के साथ पूरी तरह से विश्वासघात करना शुरू कर दिया। बेशक चेन ये पूरी सच्चाई नहीं बता सकता था। झूठ बोलने की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 9 सच्चाइयों को एक झूठ के साथ मिलाया जाता है। चेन ये इस सिद्धांत को गहराई से समझती थी। उदाहरण के लिए, चेन ये ने चूचे की माकन क्षमता का उल्लेख नहीं किया। पहले तो वू जियानशान को लगा कि चेन ये उसे धोखा देने के लिए यूं ही बेमतलब की बातें कर रहा है। लेकिन जितना ज्यादा वह सुनता गया, उतना ही ज्यादा वह हैरान होता गया। वू जियानशान कोई मूर्ख नहीं था। उसने स्वाभाविक रूप से अपने अधीनस्थों को चेन ये और अन्य लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का काम सौंपा। चेन ये द्वारा कही गई बातों और उसके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी का मिलान करने पर लगभग सब कुछ पूरी तरह से मेल खा गया। ठीक है बूढ़े वो, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। अब कैसा रहेगा? क्या अब तुम्हें मुझे आंख नहीं दिखानी चाहिए? आप अंत में चेन ये को आंख मिल गई। आखिरकार ये तो बस अद्भुत सामग्री थी। और बस उसे कुछ दिनों के लिए इससे खेलने दो। जब वे सब मर जाएंगे तब भी यह चीज मेरी ही रहेगी। उस आंख का फिर से सामना करते हुए चेन ये को सहज रूप से कुछ शारीरिक बेचैनी महसूस हुई। यह एहसास ऐसा था मानो हाथ में टाइम बम पकड़े हुए हो। ये जानते हुए भी कि यह खतरनाक है, फिर भी आपको इसे पकड़ना होगा। ... जब मैं छोटा था तो मेरे चचेरे भाई चाचा अक्सर मेरे घर खेलने आते थे। मेरे पिताजी के अलावा मेरे चचेरे भाई चाचा ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे सबसे अच्छे से संभाला। पहले जब मेरे चचेरे भाई चाचा मेरे घर आते थे तो वे हमेशा मेरे लिए खिलौने लाते थे। बाद में जब मेरे माता पिता कुछ समय के लिए बहुत व्यस्त थे तो मेरा पालन पोषण मूल रूप से मेरे चचेरे भाई चाचा ने किया। जब मेरी अभिभावक शिक्षक बैठकें होती थीं तब भी मेरे चचेरे भाई चाचा ही जाते थे। डिंग डोंग बहन, तुम्हें नहीं पता, उस समय हमारी क्लास टीचर को लगता था कि मेरे चचेरे भाई चाचा ही मेरे असली माता पिता हैं। एक बार स्कूल के बाद मेरे पापा वापस आए और मुझे लेने स्कूल गए, लेकिन टीचर ने मुझे जाने नहीं दिया। हा। वह अपने चचेरे भाई चाचा वू जियानशान की कहानियों के बारे में बात कर रही थी। गुलाबी बालों वाली लड़की के चेहरे पर विद्रोही भाव काफी हद तक फीका पड़ गया और उसकी जगह पूरी तरह से प्यारी मुस्कान ने ले ली। डिंग डोंग, तुम्हें पता नहीं, चचेरे भाई चाचा अब मेरे सबसे करीबी इंसान हैं। गुलाबी बालों वाली लड़की के पूरे परिवार को उस पेड़ ने खा लिया था और वे दानव फल में बदल गए थे। इसलिए उसका ऐसा कहना पूरी तरह से गलत नहीं था। डिंग डोंग ने भौहें चढ़ाईं, उसे लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। वैसे डिंग डोंग बहन, आप और मेरे चचेरे भाई चाचा कैसे मिले? डिंग डोंग को वू जियानशान की यादें याद आने लगीं। अंकल, वो हमारे पड़ोसी हुआ करते थे। जब मैं छोटी थी तब हमारा परिवार गरीब था। मेरी माँ को हर सुबह बहुत जल्दी घर से निकलना पड़ता था और मैं अक्सर घर पर अकेली रहती थी। सच कहूं तो इस मामले में मैं काफी हद तक आपसे मिलती जुलती हूँ। डिंग डोंग के वर्णन के अनुसार पड़ोस में रहने वाले इस चाचा ने उसके विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप ये भी कह सकते हैं कि उसने उसके विकास के दौरान उसका साथ दिया। अगर वह हादसा न हुआ होता तो शायद वू जियानशान उसका सौतेला पिता बन जाता। जब डिंग डोंग छोटी थी तो वह बहुत दुबली पतली, कमजोर और डरपोक थी। अक्सर दूसरे लोग उसे तंग करते थे, जिसके कारण वह खुद को तंग किए जाने से बचाने के लिए मार्शल आर्ट सीखना चाहती थी। लेकिन डिंग डोंग की मां के पास उसे मार्शल आर्ट की कक्षाओं में दाखिला दिलाने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए वू जियानशान ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें मार्शल आर्ट सिखाया। आप कह सकते हैं कि वू जियानशान डिंग डोंग के गुरु और उनके आधे पिता दोनों थे। बेशक अगर वहां अन्य लोग मौजूद होते तो वे इन दोनों कहानियों के बीच की विसंगतियों को स्पष्ट रूप से देख लेते। यहां तक कि डिंग डोंग ने भी पहले ही कहानी में खामियां देखी थी। लेकिन कुछ समय बाद डिंग डोंग अपनी पिछली शंकाओं को भूल गई और इसके बजाय अतीत की यादों में मग्न हो गई। डिंग डोंग बहन, इस हिसाब से तो हम लगभग रिश्तेदार भी हैं। ही। हाँ अंकल, वो अब मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। मैं भी यही सोचता हूँ। अगर कोई मेरे चचेरे भाई को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा तो मैं उसे बिल्कुल भी बख्शने वाला नहीं हूँ। गुलाबी बालों वाली लड़की ने पूरी गंभीरता से प्रतिज्ञा की। इसके अलावा यहाँ अब सब कुछ इतना अराजक होने के कारण मैंने यहीं रुककर अपने चचेरे भाई चाचा की मदद करने का फैसला किया है। डिंग डोंग बहन, तुम्हारा क्या हाल है? संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। शीर्ष 1000 में क्रमांकित। चेन ये अभी वू जियानशान के कार्यालय से बाहर ही निकला था कि उसने चूचे को उदास चेहरे के साथ पास आते देखा। स्क्वाड लीडर चू, आप? चूचे ने ठंडे लहजे में ताना मारा। क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि दस्ते के नेता वू ने तुम्हें सिर्फ 4 बोतलें दी थी? चेन ये ने अजीब तरह से अपना सिर खुजाते हुए बात का विषय बदल दिया। क्या आप ओल्ड वू से भी मिलने की योजना बना रहे हैं? चूचे ने चेन ये की बात अनसुनी कर दी और सीधे कक्षा 1, चौथी कक्षा का दरवाजा खोल दिया। जब चूचे कक्षा से बाहर निकला तो उसने एक लंबी आह भरी, मानो वह अपने दिल में दबी सारी निराशा को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। इस समय चूचे ने अपनी बाहों में डेथ गॉड ब्लड टीयर्स की 3 बोतलें पकड़ रखी थीं। वह दूसरी मंजिल पर गया। दूसरी और तीसरी मंजिल के अधिकांश हिस्से में काफिले के लोग और डेथ गॉड चर्च के लोग मौजूद थे। दूसरी मंजिल पर स्थित कक्षा का दरवाजा खोलते हुए इस कक्षा में ज्यादा लोग नहीं थे। कक्षा की दीवारों के कोनों पर कई पलंग रखे हुए थे और बीच में एक मेज थी जिस पर एक थमस रखा हुआ था। कक्षा की सभी खिड़कियों को प्लास्टिक की चादरों, बेडशीट और इसी तरह की सामग्रियों से सील करके बंद कर दिया गया था। इससे पूरी कक्षा काफी धुंधली सी लगने लगी। खांसी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला चूचे को खांसने की आवाजें सुनाई दी। स्क्वाड लीडर चू, आप यहाँ हैं? ये शियाओ वांग था जो काफिले का सहायक था जिसने उसका अभिवादन किया। चूचे ने सिर हिलाया और दीवार से लगे एक बिस्तर की ओर चल दिया।
जब बाकी बचे लोगों ने देखा कि यह चूचे है तो वे सभी एक एक करके कक्षा से बाहर निकल गए। अब बिस्तर पर बीमार पड़े शियाओ वांग, चूचे और ओल्ड बाओ के अलावा कक्षा में और कोई नहीं था। आचे, तुम आ गए। बूढ़ा बाओ बिस्तर पर लेटा हुआ था, कुछ सुस्त सा लग रहा था। उसके घने भूरे सफेद बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। वह उठकर बैठना चाहता था लेकिन चूचे ने उसे वापस लेटा दिया। किसने सोचा होगा कि यह बूढ़ा बाओ सिर्फ 50 साल का है। अगर चूचे ओल्ड बाओ को अच्छी तरह से नहीं जानता होता तो वह निश्चित रूप से सोचता कि ओल्ड बाओ की उम्र कम से कम 60 वर्ष होगी। मूल रूप से ओल्ड बाओ का परिवार भी बहुत खुशहाल था और एक 3 साल का पोता। अगले 20 वर्षों में ओल्ड बाओ के लिए 4 पीढ़ियों का एक साथ रहना असंभव नहीं होता। दुर्भाग्यवश जब प्रलय आया तो ओल्ड बाओ ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार के सदस्यों को एक एक करके मरते हुए देखा। पल भर में ही वह स्वर्ग से नरक में जा गिरा। कुछ ही दिनों में अपने सभी परिवार वालों को खोने के कारण ओल्ड बाओ अत्यधिक शोक से सफेद पड़ गया और उसकी पीठ झुक गई। उनका पूरा व्यक्तित्व भी काफी बुरा लग रहा था, शायद इसलिए क्योंकि इस आघात से ओल्ड बाओ का मनोबल टूट गया था। रोम शहर आने के बाद अत्यधिक ठंड के तापमान ने ओल्ड बाओ की स्वास्थ्य स्थिति को और भी खराब कर दिया। मृत्यु के देवता और अगाध रक्त शिष्य के बीच युद्ध के बाद अंततः बूढ़ा बाओ बीमार पड़ गया। कहते हैं कि बीमारी किसी ढहते पहाड़ की तरह आती है, लेकिन ठीक होना रेशम के कीड़े के कोकून से रेशम निकालने जैसा होता है। कुछ ही दिन पहले तक ऊर्जा से भरपूर रहने वाला बूढ़ा बाओ अब बिस्तर पर लेटा हुआ था। पहले तो चूचे ने ओल्ड बाओ को पतला किया हुआ मृत्यु देवता रक्त आंसू पीने के लिए दिया था। इसे पीने के बाद ओल्ड बाओ के व्यवहार में कुछ सुधार दिखाई दिया, लेकिन इससे उन्हें केवल एक दिन तक ही सहारा मिला, जिसके बाद ओल्ड बाओ का शरीर फिर से कमजोर पड़ गया। इस स्थिति को देखकर चूचे बुजियान शान से मिलने गया और दोनों के बीच किसी तरह का समझौता हो गया, जिसके जरिए उसने उससे शुद्ध मृत्यु देवता रक्त आंसू प्राप्त किए। इसी वजह से चेन ये ने कक्षा 4 के पहले कक्ष के प्रवेश द्वार पर चूचे को देखा था। चूचे को बहुत पहले ही समझ आ गया था कि बूढ़े बाओ का मनोबल टूट चुका है। एक बार गिर जाने के बाद यह बहुत संभव था कि वह फिर कभी उठ ना पाए। उन्हें इतनी जल्दी इस पल के आने की उम्मीद नहीं थी। अपने परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु से ओल्ड बाओ को बहुत गहरा आघात लगा था। शायद बेहतरीन दवा और बेहतरीन डॉक्टर भी ओल्ड बाओ की जान नहीं बचा पाते। अब उसे जो शुद्ध मृत्यु देवता का रक्त आंसुओं से प्राप्त हुआ, उससे उसका जीवन केवल कुछ और दिनों तक ही बढ़ पाएगा। बूढ़े बाओ, बस लेट जाओ, उठने की कोई जरूरत नहीं है। लो, ये खून के आंसू हैं जो मुझे स्क्वाड लीडर वू से मिले हैं, एकदम शुद्ध। शायद इससे तुम्हारी हालत में सुधार हो। चूचे ने छोटी बोतल को ओल्ड बाओ की आंखों के सामने लहराया। ओल्ड बाओ के चेहरे पर अपराध बोध का एक अंश दिखाई दिया। आचे, क्या तुमने बुजियान शान से कुछ वादा किया था? नहीं, ओल्ड बाओ, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। आचे, भूल जाओ। तुम एक महामानव हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। मैं और कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, ओल्ड बाओ, आराम करो। जब तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। चूचे ने अपने लाल रंग के आंसुओं की एक बूंद ओल्ड बाओ के मुंह में टिपकाई। बूढ़े बाओ का चेहरा पहले से कहीं ज्यादा गुलाबी लग रहा था और कुछ शब्द कहने के बाद वह गहरी नींद में सो गया। चूचे के चेहरे से भी मुस्कान गायब हो गई। वह अच्छी तरह समझता था कि खून के आंसुओं की यह बूंद केवल थोड़ा और समय ही दिलाएगी। शायद स्वयं ओल्ड बाओ जीवित नहीं रहना चाहता था। काफिले का सहायक शियाओ वांग, जो ये सब एक तरफ से देख रहा था, चुप रहा, उसकी आंखों में दुख भरा हुआ था। काफिले में जियाओ वांग ओल्ड बाओ के शिष्य की तरह था। अगर ओल्ड बाओ न होते तो शियाओ वांग शायद बहुत पहले ही पीछे छूटकर मर गया होता। जियो वांग, चूचे की आवाज ने शियाओ वांग को उसके विचारों से बाहर निकाल दिया। स्क्वाड लीडर चू, शियाओ वांग ने तुरंत जवाब दिया। जाओ, सबको बताओ कि वे मृत्यु देवता के चर्च में शामिल हो सकते हैं। जियाओ वांग ने अचानक ऊपर देखा। स्क्वाड लीडर चू, ये और कुछ मत कहो, बस जैसा मैंने कहा वैसा करो। शाओ वांग ने अपना सिर झुकाया और उदास स्वर में कहा, ठीक है, स्क्वाड लीडर चू। ... आंख मिलने के बाद चेन ये कक्षा 3 चौथी कक्षा में लौटने ही वाला था, लेकिन कुछ सोचने के बाद वह सीधे शिक्षण भवन की छत पर चला गया। आखिरकार कक्षा 3 चौथी कक्षा में केवल वही नहीं था। शिक्षण भवन की छत अभी भी भारी बर्फबारी से ढकी हुई थी। हाथ के इशारे से धुएं से बना एक चौकोर डिब्बा प्रकट हुआ और चेन ये सीधे उस डिब्बे में चला गया। चेन ये नहीं चाहता था कि कोई और देखे कि वह आगे क्या करने वाला है। वह आंख को निकालकर उसकी जांच कराने के लिए बेताब था। मूल्यांकन के लिए 1500 स्लॉटर पॉइंट्स की खपत आवश्यक है। क्या आप मूल्यांकन की पुष्टि करना चाहते हैं? 1500 स्लॉटर पॉइंट्स देखकर चेन ये थोड़ा हैरान रह गया। आखिरकार सिस्टम से प्राप्त पिछले अधिकांश मूल्यांकन उद्धरण 100 अंकों से अधिक नहीं थे, लेकिन अब अचानक 1500 स्लॉटर पॉइंट्स का कोटेशन सामने आया। इससे चेन ये को सुखद आश्चर्य के साथ साथ कुछ हद तक भ्रम भी हुआ। 1500 स्लॉटर पॉइंट्स। सिस्टम, क्या आपने गणना में कोई गलती की है? सिस्टम के नियमों के अनुसार वंडर मटेरियल जो केवल 2000 से अधिक रैंक वाले वंडर्स का निर्माण कर सकते हैं, उन्हें स्क्रैप मटेरियल माना जाता है। सिस्टम केवल प्रतीकात्मक रूप से वध अंकों का एक हिस्सा वसूलता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मूल्यांकन शुल्क सस्ता है। शीर्ष 2000 में स्थान पाने वाले अजूबों को बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां वे बहुमूल्य सामग्रियां हैं जिनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। चेन ये, क्या ये भी काम करता है? हालांकि यह थोड़ा दर्दनाक था, फिर भी चेन ये ने पुष्टि करने का विकल्प चुना। लेकिन ये सोचकर कि वह इस आंख की पुतली का इस्तेमाल अपनी बाईं आंख की जगह कर सकता है, चेन ये को अभी भी कुछ उम्मीद महसूस हो रही थी। सिस्टम ने तुरंत परिणाम दे दिया। वस्तु का नाम, रसातल रक्त पुतली की आंख। उत्पत्ति, ये वस्तु रसातल रक्त पुतली द्वारा छोड़ी गई एक आंख है, जो रोंग शहर के चांगवांग जिले में 3 प्रमुख विसंगतियों में से एक है। इस वस्तु में अगाध रक्त पुतली की कुछ शक्तिशाली क्षमताएं बरकरार हैं। यदि आपको कोई उच्च स्तरीय वंडर क्राफ्ट्समैन मिल जाए तो आप इस आंख में निहित शक्ति को और भी अधिकतम कर सकते हैं।
जब अगाध रक्त शिष्य मृत्यु देवता से लड़ रहा था तब उसकी कुछ क्षमताएं दबी हुई थीं और पूरी तरह से प्रकट नहीं हुई थीं। यहाँ तक कि अपनी चरम सीमा पर भी अगाध रक्त शिष्य मृत्यु देवता का मुकाबला नहीं कर सका, लेकिन निश्चित रूप से वह इतनी आसानी से पराजित भी नहीं होता। सुझाव: यह अद्भुत सामग्री एक दुर्लभ और बहुमूल्य सामग्री है। यदि इसका सही ढंग से उपयोग किया जाए तो इससे शीर्ष 1000 या संभवतः इससे भी उच्च श्रेणी की अद्भुत वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। बेशक इसके गंभीर दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। कृपया सावधानी से प्रयोग करें। टिप्पणी: अगर कोई इसका इस्तेमाल अपनी धीरे धीरे कमजोर होती बाईं आंख के बदले करना चाहता है तो उसे बेहद सावधान रहने की जरूरत है। क्या आप शीर्ष 1000 में शामिल हैं? चेन ये बेहद खुश थी। अब तक स्काई वेल को छोड़कर चेन ये ने वंडर्स के किसी भी ऐसे नाम के बारे में नहीं सुना था जो शीर्ष 1000 में रैंक किया गया हो। उसने वंडर मटेरियल्स भी नहीं देखे थे। अगाध रक्त पुतली की आंख की तुलना में पहले के छिले हुए भूत की खोपड़ी और मानव चेहरे वाले बिच्छू की चेहरे की त्वचा को केवल कचरा सामग्री ही माना जा सकता है। लेकिन यह नेत्रगोलक उसकी बाईं आंख की जगह कैसे ले सकता है? क्या उसे अपनी बाईं आंख निकाल लेनी चाहिए और फिर उसमें अगाध रक्त पुतली की पुतली ठूंस देनी चाहिए? अरे बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही खूनी है। क्या सिस्टम, मुझे अपनी बाईं आंख की जगह अगाध रक्त पुतली की पुतली का उपयोग कैसे करना चाहिए? परिचित घूमता हुआ वृत्त फिर से दिखाई दिया। विकल्प 1, एबिसल ब्लड प्यूपिल की आंख को अपग्रेड और मॉडिफाई करने के लिए सिस्टम को 500,000 का भुगतान करें। मॉडिफिकेशन के बाद ब्लड प्यूपिल में स्वचालित परजीवी क्षमताएं आ जाएंगी। 5 लाख। इस खगोलीय आंकड़े को देखकर चेन ये क्षण भर के लिए अवाक रह गया। शांत होने के बाद चेन ये ने संकोचपूर्वक पूछा, क्या कोई दूसरा विकल्प भी है? संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C145, वास्तविक द्वितीय अनुक्रम। दूसरा विकल्प, एक उपयुक्त डॉक्टर ढूंढें जो सर्जरी करके आपकी बाईं आंख निकाल दे और उसमें अगाध रक्त पुतली की पुतली लगा दे। बेशक आपको अपनी आंख की पुतली में भी कुछ बदलाव करने होंगे। आप अनुनाद आवृत्ति को समायोजित करने और अलौकिक शक्ति को उत्तेजित करने के लिए ब्लड मून ब्रीदिंग मेथड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको दूसरे विकल्प के लिए निर्देश पुस्तिका चाहिए तो कृपया 1000 स्लॉटर पॉइंट्स का भुगतान करें। चेन ये, धत्तेरी की, ये सिस्टम तो बिल्कुल ही रहस्य से भरा है। पता नहीं इसने ये सब किससे सीखा होगा। हालांकि चेन ये बहुत अनिच्छुक था, फिर भी उसने 1000 स्लॉटर पॉइंट्स का भुगतान कर दिया। जल्द ही चेन ये ने सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए दूसरे विकल्प के लिए सभी विस्तृत दस्तावेज प्राप्त कर लिए। सरल शब्दों में कहें तो एक डॉक्टर ढूंढें जो सर्जरी करके जल्द ही खराब होने वाली बाईं आंख को निकाल दे और उसकी जगह खून से लथपथ आंख लगा दे। बेशक मौजूदा परिवेश में सर्जरी करना सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए सभी विस्तृत दस्तावेजों के बावजूद भी काफी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। केवल नसबंदी की प्रक्रिया को ही पर्याप्त रूप से पूरा करना मुश्किल है। सौभाग्य से चेन ये एक सीक्वेंस सुपरह्यूमन है जिसकी शारीरिक क्षमता आम लोगों की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत है। अन्यथा इस प्रकार की सर्जरी तो कोई देवता भी नहीं कर सकता था। ये तो सिर्फ पहला कदम है, केवल ब्लड प्यूपिल को स्थापित करना। दूसरे चरण में अलौकिक शक्ति का उपयोग करके अनुनाद आवृत्ति को समायोजित करना शामिल है ताकि रक्तपुतली को सक्रिय किया जा सके जिससे ये शरीर के साथ अनुकूलित हो सके। चेन ये को जब सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ आ गया तो उसने धीरे धीरे दोनों विकल्पों के फायदे और नुकसान को समझ लिया। हालांकि पहले विकल्प में स्लॉटर पॉइंट्स की खगोलीय मात्रा खर्च होती है। अच्छी बात यह है कि पूरी प्रक्रिया सुरक्षित है और इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है, जिससे उसी दिन अपग्रेड इंस्टॉलेशन और उसी दिन युद्ध के लिए तत्परता संभव हो पाती है। स्थापना पूरी होने के बाद ब्लड आई की अधिकांश क्षमताओं का तुरंत उपयोग किया जा सकता है। इससे चेन ये की ताकत सुरक्षित और तेजी से काफी उच्च स्तर तक बढ़ जाएगी। काफिले के शीर्ष विशेषज्ञ को संभवतः बदलना पड़ेगा। इसके अलावा 5 लाख स्लॉटर पॉइंट सीधे ब्लड आई को अपग्रेड करके वंडर में बदल देंगे। सरल शब्दों में कहें तो चेन ये तब एक वंडर सिम्बायंट बन जाएगा। यही वास्तविक द्वितीय अनुक्रम है। इससे पहले जैसे कि मैकेनिक सीक्वेंस जैसी चीजें चूचे और अन्य लोग लंबे समय से जानते थे कि यह सिर्फ एक दिखावा था, लेकिन सबके अपने अपने रहस्य थे, इसलिए उन्होंने इसका खुलकर जिक्र नहीं किया। इसके विपरीत दूसरा विकल्प कहीं अधिक सरल और अपरिष्कृत है, लेकिन इसका फायदा यह है कि इससे वधन की बचत होती है। हालांकि स्थापना प्रक्रिया बहुत दर्दनाक हो सकती है और स्थापना के बाद रक्त नेत्र और शरीर के बीच समलन और अनुकूलन को उत्तेजित करने के लिए अलौकिक शक्ति का उपयोग करते हुए आवृत्ति को समायोजित करने के लिए श्वास तकनीकों की आवश्यकता होती है। सिस्टम की भविष्यवाणी के अनुसार यदि अनुकूलन सफल भी हो जाता है तो प्रारंभिक चरण में केवल आंशिक ब्लड आई क्षमताओं का ही उपयोग किया जा सकता है। ब्लड आई के शरीर के साथ पूरी तरह से जुड़ जाने और अनुकूलित हो जाने के बाद ही बाद की क्षमताओं को धीरे धीरे सक्रिय किया जा सकता है। इसका फायदा यह है कि अंतिम परिणाम पहले विकल्प से बदतर नहीं होगा। जब शरीर रक्त नेत्र को पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है तो अलौकिक शक्ति के संचार के कारण यह एक चमत्कार बन जाता है। इसका परिणाम पहले विकल्प के समान ही होगा। चेन ये तब एक वंडर सिम्बायंट बन जाएगा, लेकिन सब कुछ स्वयं ही करना होगा। इस प्रक्रिया में बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन चेन ये के पास कोई विकल्प नहीं है। उसके पास 5 लाख स्लॉटर पॉइंट्स नहीं है। इस प्रणाली से ऋण प्राप्त करने का प्रयास करना भी संभव नहीं है। उस पर अभी भी सिस्टम का हजारों स्लॉटर पॉइंट्स का बकाया है। ... सहजीवन अनुक्रम। चूचे ने इससे पहले सहजीवन अनुक्रम की मूल स्थिति की व्याख्या की थी। सहजीवन अनुक्रम को विसंगति सहजीवन शाखा और आश्चर्य सहजीवन शाखा में विभाजित किया गया है। एक तो उस बूढ़े व्यक्ति की तरह है जो धीमी गति से चलने वाला इलेक्ट्रिक वाहन चला रहा है, और वह दीर्घायु गांव की कुबड़ी बूढ़ी कठपुतली के साथ सहजीवी रूप से जुड़ा हुआ है। इसे आमतौर पर विसंगति सहजीवन कहा जाता है। इस प्रकार के विसंगति सहजीवन में अंत में या तो विसंगति उस व्यक्ति को नियंत्रित करके एक अधिक शक्तिशाली विसंगति में बदल जाती है, या फिर वह व्यक्ति उस असामान्य घटना को नियंत्रित करके एक अधिक शक्तिशाली महामानव बन जाता है। इसके अलावा प्रत्येक एनोमली सिम्बायंट की क्षमताएं उनके सहजीवी विसंगति के अनुसार भिन्न होती हैं।
इसलिए किसी भी दो सहजीवन अनुक्रम की क्षमताएं एक जैसी नहीं होती। एनोमली सिम्बायोन्ट्स को सबसे खतरनाक, सबसे रहस्यमय और सबसे अप्रत्याशित अनुक्रम भी कहा जाता है। एक एनोमली सिम्बायंट अंततः कितनी दूर तक पहुंच सकता है, ये भी उस एनोमली द्वारा निर्धारित होता है जिसके साथ वह सहजीवी रूप से जुड़ता है। दूसरे प्रकार को वंडर सिम्बायोन्ट्स कहा जाता है। ये सहजीवी अपेक्षाकृत उच्च श्रेणी के वंडर्स का चयन करते हैं और उनके साथ सहजीवी रूप से गहराई से जुड़ जाते हैं। एनोमली सिम्बायोसिस की तरह एक वंडर सिम्बायंट अंततः कितनी दूर तक जाता है, ये भी उस वंडर द्वारा निर्धारित होता है जिसके साथ वे सहजीवी रूप से जुड़ते हैं। बेशक आश्चर्य भी कई प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए जन्मजात प्रतिभाएं, ये शुरू से ही प्रतिभावान होती हैं। इनमें से प्रत्येक एक दुर्लभ खजाना है। ये अद्भुत ग्रह निरंतर रूपांतरित हो सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप इनकी रैंकिंग में लगातार वृद्धि होगी। इन सभी में शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त करने की क्षमता है। इस तरह का परिवर्तन चेनये के कुल्हाड़ी जैसे परिवर्तन के स्तर का नहीं है। चेनये को संदेह है कि गुलाबी बालों वाली लड़की की लंबी तलवार जन्मजात चमत्कारिक शक्ति है, अन्यथा पिछली बार यह अचानक अग्नि ड्रैगन कैसे बना सकती थी। मैंने पहले कभी उस तलवार में ऐसी क्षमता नहीं देखी थी। पेट्रोल इकट्ठा करके वापस आने के बाद चेनये ने उस गुलाबी बालों वाली लड़की से इसके बारे में पूछा, लेकिन वह रहस्यमय तरीके से चुप रही और कुछ नहीं बताया। जब चेनये ने इस विस्तृत विकल्प निर्देश पुस्तिका को देखा तो उसे कुछ बेचैनी महसूस हुई। डॉक्टर ढूंढना दरअसल आसान है। याद रहे, ऐसा प्रतीत होता था कि मृत्यु देवता के अनुयायियों में एक डॉक्टर भी था। इस बात का जिक्र जूलिना ने बातचीत के दौरान कैजुअली किया था। खबरों के मुताबिक वह किसी शीर्ष दर्जे के अस्पताल में मुख्य सर्जन भी थे। चाहे वह नेत्र रोग विशेषज्ञ हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसे सिस्टम द्वारा दिए गए चरण दर चरण निर्देशों का पालन करने के लिए कहें। बस उस व्यक्ति को ढूंढना है। ब्लड आई को स्थापित करने के लिए सर्जरी करना केवल पहला कदम है। अनुकूलन के लिए सक्रियण को उत्तेजित करने के लिए अलौकिक शक्ति का बाद में उपयोग करना सबसे कठिन हिस्सा है। लेकिन चेनये स्वभाव से ही शंकालु है और आसानी से किसी पर भी भरोसा नहीं करती। अब किसी अजनबी द्वारा उसकी आंख का ऑपरेशन किए जाने को लेकर चेनये बेहद असहज है। आपको याद रखना होगा, ये प्रलय का समय है। आमतौर पर इन साधारण लोगों के प्रति उनका रवैया काफी ठंडा रहता है। इसके अलावा दूसरा पक्ष डेथ गॉड चर्च से है। सीधे शब्दों में कहें तो वे वुजियानशान के लोग हैं। अगर सर्जरी के दौरान उसके सिर में चाकू मार दिया जाए तो क्या होगा? वह टाइटन सीक्वेंस से नहीं है, उसके पास दूसरा सिर नहीं है। इतना ही नहीं, एक और गंभीर समस्या भी है। इस पूरी शल्य चिकित्सा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बेहोशी की दवा का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर बेहोशी की दवा उपलब्ध भी होती तो भी चेनये उसे इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करता। चेनये कुछ समय के लिए दुविधा और आंतरिक संघर्ष में डूब गया। शाम के समय भी जुताई जारी रखें। हाल ही में किए गए खर्चों के कारण पिछले स्लॉटर पॉइंट्स घटकर लगभग 20,000 रह गए हैं। लेकिन सौभाग्य से इस निवेश से लाभ होता है। चेनये अपनी अलौकिक शक्ति में वृद्धि को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। शायद अगले 2 दिनों में वह दूसरे चरण में पहुंच सकता है। छत पर चेनये और डिंग डोंग पहले की तरह ही हैं। चेनये एक स्थान पर है, डिंग डोंग दूसरे स्थान पर है। भारी बर्फबारी के बीच दोनों में से कोई भी दूसरे को परेशान नहीं करता। प्रत्येक अलग अलग खेती करता है और काम खत्म होने के बाद आराम करने के लिए अपने अपने कमरों में लौट जाता है। इसी बीच डेथ गॉड चर्च बहुत ही कम समय में पूरे परिसर में फैल गया। चेनये और चूचे को छोड़कर लगभग सभी लोग डेथ गॉड चर्च के अनुयायी हैं। यहाँ तक कि आयरन लान, सन शीशी और डिंग डोंग, ये तीनों भी डेथ गॉड चर्च के अनुयायी हैं। उनकी नियुक्ति प्रक्रिया असाधारण रूप से सुचारू रही। अगर चेनये और चूचे, ये 2 उपद्रवी जो बाधाएं पैदा कर रहे थे, न होते तो ये तीनों शायद बहुत पहले ही मृत्यु देवता चर्च में शामिल हो गए होते। ये तीनों अब डेथ गॉड चर्च के उपबिशप के पदों पर कार्यरत हैं। 3 दिन बाद वुजियानशान स्कूल सभागार में एक बड़े पैमाने पर अनुष्ठान आयोजित कर रहा है। ये खबर सुनकर चेनये और चूचे ने एक दूसरे की ओर देखा। हाँ, स्क्वाड लीडर चू, येजी, आप दोनों को सूचना नहीं मिली? गुलाबी बालों वाली लड़की ने उत्साह से चेनये और चूचे से कहा। वह अब डेथ गॉड चर्च की वाइस बिशप भी हैं, इसलिए वह उन दोनों को सूचित करना अपना कर्तव्य समझती हैं। नहीं, चेनये और चूचे ने एक साथ कहा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में सतर्कता और बेचैनी देखी। स्क्वाड लीडर चू, येजी, हम सब अब मृत्यु देवता चर्च में शामिल हो चुके हैं, तुम भी क्यों नहीं शामिल हो जाते? यह अनुष्ठान बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे चचेरे भाई चाचा ने कहा कि मृत्यु देवता का पवित्र जल चढ़ाया जाएगा और फिर हम उन मृत्यु देवता के अनुयायियों की तरह हो सकते हैं जिन्हें अब ठंड से डर नहीं लगेगा। जैसे ही आप शामिल होंगे, आप डेथ गॉड चर्च के वाइस बिशप भी बन जाएंगे। इसके अलावा मेरे चचेरे भाई चाचा ने यह भी कहा, चेनये, चूचे, तुम दोनों ने पहले शामिल होने के लिए सहमति दी थी, तुम अपने वचन से पीछे नहीं हटोगे, है ना? चेनये और चूचे, इन दोनों व्यक्तियों ने इसी कारण का इस्तेमाल वुजियानशान के साथ सौदे करने के लिए किया था। दोनों ने वुजियानशान को भी धोखा दिया था। लेकिन ये दोनों उस तरह के लोग हैं जो सोचते हैं कि दूसरे तो शामिल हो सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं शामिल हो जाऊं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। कम से कम उन्हें थोड़ा तो संकोच करना चाहिए, है ना? जिक्सी, इतना बड़ा मामला है, कम से कम हमें इस पर ठीक से सोचने का समय तो देना चाहिए, है ना? गुलाबी बालों वाली लड़की को विदा करने के बाद चेनये और चूचे चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। कुछ मिनट बाद वे दोनों बिना कुछ बोले खड़े हुए और चले गए। दोनों को यह समझ आ गया था कि वुजियानशान अब अपनी चाल चलने वाला है। हालांकि उन्हें यह नहीं पता कि वुजियानशान क्या साजिश रच रहा है, लेकिन यह निश्चित रूप से कुछ अच्छा नहीं है। यदि यह मामला सफल होता है तो निश्चित रूप से इन दोनों को कोई लाभ नहीं होगा। हर किसी के मन में अपनी अपनी चालाकी भरी योजनाएं हैं। चेनये सीधे जूलिना को ढूंढने चला गया। जब वह उस कक्षा में पहुंचा जहां बचे हुए लोग रहते थे, हालांकि स्कूल के बाहर कई खतरे मौजूद थे, फिर भी कक्षा काफी जीवंत थी। कई जीवित बचे लोग उत्साहपूर्वक डेथ गॉड चर्च में शामिल होने पर चर्चा कर रहे थे।
ये सुनकर कि मृत्यु के देवता का पवित्र जल प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें ठंड के इन भारी भरकम कपड़ों को उतारने की अनुमति मिल जाएगी, कई लोग बहुत उत्साहित हो गए। जब जूलिना ने चेन ये को उसे ढूंढने आते देखा तो वह भी बहुत खुश हुई, खासकर उसने अपने डाउन जैकेट के नीचे एक टाइट हाई नेक स्वेटर पहनकर खुद को सजाया, जिससे उसकी आकर्षक आकृति पूरी तरह से प्रदर्शित हो रही थी। जूलिना का मानना था कि अगर वह डेथ गॉड चर्च में शामिल भी हो जाती है तो चेन ये जैसे अलौकिक शक्ति वाले व्यक्ति की सुरक्षा में वह भविष्य में आम लोगों से बेहतर जीवन जिएगी। इस संबंध में चेन ये के प्रति जूलिना का रवैया हमेशा की तरह स्थिर रहा। वह बहुत ही दृढ़ निश्चयी महिला है और साथ ही बहुत खूबसूरत महिला भी हैं। चेन ये, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? जूलिना ने अपनी कुछ हद तक मीठी चिपचिपी आवाज में कहा। चेन ये ने इस आकर्षक महिला पर बस एक नजर डाली और फिर सीधे कहा, क्या डेथ गॉड चर्च में कोई डॉक्टर है? क्या आप जानती हैं कि उसका कोई रिश्तेदार यहाँ है? संपर्क, सेवा की शर्तें। सीक्वेंस, हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C-146, मुझे किसी भी पेशे के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है। डॉक्टर लुओ ताओ इस साल 43 साल के हो गए थे। वे मूल रूप से रोम शहर के एक तृतीयक अस्पताल में मुख्य सर्जन थे। सर्वनाश से पहले डॉक्टर लुओ काफी सम्मानित व्यक्ति थे और उनका परिवार बहुत सौहार्दपूर्ण था। उनकी पत्नी उनकी विश्वविद्यालय की सहपाठी थी और अब एक विश्वविद्यालय में शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं। उनका करियर सुचारू रूप से चला और उनका पारिवारिक जीवन सुखमय था। इसके अतिरिक्त इतने वर्षों में चाहे चिकित्सा नैतिकता की बात हो या व्यक्तिगत चरित्र की, डॉक्टर लुओ में आलोचना के योग्य कोई पहलू नहीं था, इसलिए अस्पताल के भीतर उनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी। काम में थोड़ी व्यस्तता के अलावा उनके जीवन में लगभग कोई पछतावा नहीं था। लेकिन प्रलय के आगमन ने कई लोगों के जीवन की दिशा बदल दी थी, जिनमें ये सम्मानित डॉक्टर भी शामिल थे। शहर में फैली विभिन्न असामान्यताओं ने सभी को दहशत में डाल दिया था। डॉक्टर लुओ अपनी पत्नी के साथ रोम शहर से भाग गए। डॉक्टर होने की अपनी पहचान का फायदा उठाते हुए डॉक्टर लुओ सफलतापूर्वक रोम शहर छोड़ने की योजना बना रही एक टीम में शामिल हो गए। लेकिन उनके ज्यादा दूर जाने से पहले ही डॉक्टर लुओ को द्वितीय प्राथमिक विद्यालय में लाया गया। इस प्राथमिक विद्यालय में आने पर सब कुछ ठीक था। एनोमली हमलों या भोजन संबंधी समस्याओं के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक वे उपबिश्पों द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर ही रहते थे, तब तक आमतौर पर कोई खतरा नहीं होता था। लुओ ताओ ने चर्च के मृत्यु देवता को देखा था, एक ऐसा देवता जिसने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी। उस देवी ने उनकी रक्षा की और लुओ ताओ वास्तव में उसके अस्तित्व के लिए आभारी थी। अफसोस की बात सिर्फ ये थी कि उनके कौशल अब किसी काम के नहीं रहे थे। मृत्यु देवता के चर्च के पास एक चमत्कारी औषधि थी। इस औषधि को पीने से आम लोगों की विभिन्न बीमारियां और दर्द जादुई रूप से ठीक हो जाते थे। इसलिए डॉक्टर लुओ के चिकित्सा कौशल बेकार हो गए। अब वह बचे हुए लोगों में सबसे साधारण व्यक्ति था। सर्वनाश के दौरान डॉक्टर लुओ को केवल एक ही बात से राहत मिली और वह थी अंतहीन सर्जरी न करना। इससे डॉक्टर लुओ को आराम करने का दुर्लभ समय मिल गया। लेकिन जब वह आज लौटा तो उसकी पत्नी एक संदेश लेकर आई। एक सीक्वेंस सुपरह्यूमन उसे सर्जरी करने के लिए आमंत्रित करना चाहता था, जिसके बदले में उसे 30 लीटर गैसोलीन का एक बैरल दिया जाना था। ये खबर सुनकर डॉक्टर लुओ कुछ हद तक हैरान रह गए। वो तो पेट्रोल का पूरा एक बैरल था। भले ही वो खुद उसका इस्तेमाल न कर सके, लेकिन वो उसे दूसरों से कुछ अच्छी चीजों के बदले में दे सकता था। हुई, क्या तुम सच कह रही हो? क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? उस चालाक औरत जूलिना ने मुझे बताया था। उस बदचलन औरत का नाम लेते ही तुम्हारी आत्मा उड़ गई। उनकी पत्नी कुछ हद तक नाखुश थी। जब से जूलिना आई है, ऐसा लगता है मानो पूरे चर्च में सभी अनुयायियों की आत्माएं उड़ गई हों। कितने ही पुरुष ये कामना करते होंगे कि उनकी निगाहें हर दिन उस हसीना पर टिकी रहें। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हुई, बकवास मत करो। हम इतने सालों से साथ हैं, क्या तुम नहीं जानती कि मैं किस तरह का इंसान हूँ? आयरन लॉर्ड, इस समय मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकता हूँ। अगर उस डॉक्टर में किसी भी तरह की गड़बड़ी के लक्षण दिखाई दिए तो तुम। चेन ये ने गला काटने का इशारा किया। उसकी आंखें क्रूर और भयावह थीं। आयरन लॉर्ड हिचकिचाया और अपनी सरल आवाज में बोला, ये सही नहीं हो सकता। मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। वह बहुत अच्छा इंसान है। मैं लोहे के शेर, तुम किसी व्यक्ति का चेहरा तो पहचान सकते हो, लेकिन उसका दिल नहीं। क्या तुम सचमुच अपने भाई को चोट पहुंचते देखना चाहते हो? जब तक वह मेरे लिए सर्जरी ठीक से करता है और कोई चालबाजी नहीं करता, मैं उसे कोई परेशानी नहीं दूंगा। मैं तो उसे पेट्रोल भी दे रहा हूं। मैंने तुम्हें यहां सिर्फ लोगों को थोड़ा डराने के लिए बुलाया था, ताकि वह कोई चालबाजी न करे। मैं सचमुच कुछ भी नहीं करना चाहता, वास्तव में। इसके अलावा, भाई, क्या मैं तुम्हें बुरा इंसान लगता हूं? आयरन लॉर्ड ने चेन ये की ओर गंभीरता से देखा और काफी देर बाद दबी हुई आवाज में कहा, हाँ। चेन ये, जूलिना को उस व्यक्ति को आमंत्रित करने के लिए भेजने के बाद चेन ये ने आयरन लॉर्ड को बुलाया। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इस पूरे स्कूल में चेन ये मुश्किल से ही आयरन लॉर्ड पर भरोसा कर सकता था। दरअसल चेन ये किसी पर भी भरोसा नहीं करता था, लेकिन चेन ये के पास इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं था। इसीलिए उसने आयरन लॉर्ड को आमंत्रित किया। चेन ये और चूचे दोनों के मन में एक ही विचार था, 3 दिनों में वू जियानशान निश्चित रूप से अपनी चाल चलेगा। वू जियानशान, जो कभी उसका बेहद करीबी भाई था, अब वह व्यक्ति नहीं रहा जो वह पहले हुआ करता था। इन 3 दिनों के भीतर किसी भी तरह से अपनी शक्ति को मजबूत करना ही एकमात्र रास्ता था। भले ही वह ब्लड आई को अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर न कर सके, फिर भी यह कुछ सहायता प्रदान करेगा। इसी कारण चेन ये को यह निर्णय जल्दबाजी में लेना पड़ा। बेशक चेन ये यही मानना पसंद करेगा कि उसका अनुमान गलत था। आयरन लॉर्ड ने काफी देर तक हिचकिचाने के बाद कहा, तो ठीक है। आयरन लॉर्ड के सहमत होते ही कक्षा का दरवाजा बाहर से धक्का देकर खोल दिया गया। जूलिना डॉक्टर लुओ और उनकी पत्नी को लेकर आई।
हालांकि डॉक्टर लुओ को ये पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें अपनी पत्नी को साथ लाने की क्या जरूरत है, लेकिन उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और जूलिना के पीछे पीछे चले गए। इस कक्षा को चेन ये ने आयरन लान के माध्यम से विशेष रूप से खाली कराया था। अब चूंकि आयरन लान को डेथ गॉड चर्च का उपभा भी माना जाता था, इसलिए उसके पास इतना अधिकार था। बेशक चेन ये ने आयरन लान को इस मामले के बारे में किसी और को बताने के लिए नहीं कहा था। जब डॉक्टर लुओ और उनकी पत्नी ने कक्षा की धुंधली रोशनी के नीचे दो लोगों को बैठे देखा तो वे क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल 2.0। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जूलिना ने मुस्कुराते हुए चेन ये और आयरन लान का परिचय डॉक्टर लुओ से कराया। आयरन लान और अन्य लोग डेथ गॉड चर्च में शामिल हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से डॉक्टर लुओ को आयरन लान की नई पहचान के बारे में पता नहीं था। चर्च के भीतर केवल कुछ प्रमुख सदस्यों को ही उनकी पहचान पता थी। ये सब तब तक रुका रहेगा जब तक कि बलि समारोह समाप्त नहीं हो जाता, ताकि वू जियानशान आयरन लान और अन्य लोगों की पहचान सभी अनुयायियों के सामने घोषित कर सके। बिल्कुल, वू जियानशान ने यही कहा था। कक्षा में स्थिति देखकर डॉक्टर लुओ कुछ हद तक अचंभित रह गए। उसे लगा था कि सर्जरी के लिए उसे आमंत्रित करने वाले महामानव ने पूरी तैयारी की होगी। आखिरकार चूंकि वे सुपरह्यूमन थे, इसलिए उन्हें अस्पतालों से आवश्यक आपूर्ति और सुविधाएं आसानी से मिल जानी चाहिए थीं। लेकिन वह दृश्य बेहद भद्दा था। यह एक बहुत ही साधारण कक्षा थी, जिसमें न तो सर्जिकल चाकू थे, न ही छायाहीन लैंप, कुछ भी नहीं था। कुछ औजार पास ही एक बर्तन में रखे हुए हैं। ये बस इतना ही था। डॉक्टर लुओ, नमस्कार, मैं चेन ये हूँ। मैं ही आपको सर्जरी के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। श्रीमान चेन, क्या आप सर्जरी यहीं करने की योजना बना रहे हैं? मौजूदा हालात को देखते हुए यही करना होगा, डॉक्टर लुओ ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा। असंभव श्रीमान चेन, ये जगह सर्जरी के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप यह विचार छोड़ दें। टीवी शो में दिखाई जाने वाली वो सारी कहानियां मनगढ़ंत बकवास हैं, जिन्हें साकार करना बिल्कुल असंभव है। डॉक्टर लुओ को लगा कि चेन ये का इरादा टीवी ड्रामा या फिल्मों की कहानियों की नकल करना था, जिसके चलते वह उनसे ऐसी परिस्थितियों में सर्जरी करवा रहा था। ये तो बस एक मजाक था, बिल्कुल हास्यास्पद। इसलिए डॉक्टर लुओ ने चेन ये से यह पूछे बिना ही मना करना शुरू कर दिया कि वह उससे क्या करवाना चाहता है। वास्तव में कई टीवी ड्रामा और फिल्मों में इसी तरह के परिदृश्य देखने को मिले थे। चेन ये ने उससे बहस करने की जहमत नहीं उठाई और सीधे आयरन लान को इशारा किया। आयरन लान एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने डॉक्टर लुओ के बगल में खड़ी महिला को पकड़ लिया। तुम क्या कर रहे हो? श्री चेन, क्या आप मेरी पत्नी को छोड़ देंगे? आप लोग क्या करना चाहते हैं? डॉक्टर लुओ और उनकी पत्नी दोनों घबरा गए, लेकिन वे आयरन लान का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाए। आयरन लान द्वारा किसी महिला को पकड़ना वैसा ही था जैसे एक चील किसी चूजे को पकड़ लेती है। डॉक्टर लुओ, घबराए मत। मुझे किसी भी पेशे के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है। मुझे केवल लोगों के नैतिक मानकों के प्रति पूर्वाग्रह है। लेकिन दुर्भाग्य से इस दुनिया में बहुत से लोगों में नैतिकता की कमी है। जब तक आप मेरे लिए सर्जरी ठीक से करते हैं, मेरी आवश्यकताओं का पालन करते हैं, तब तक आप और आपकी पत्नी दोनों पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे और आपको वह इनाम भी मिलेगा जिसका मैंने पहले वादा किया था। आप? डॉक्टर लुओ क्रोधित हो गए। किसने सोचा होगा कि उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा? श्रीमान चेन, मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए। मैं इस सर्जरी से इनकार करता हूँ। चलिए चलते हैं। हे डॉक्टर लुओ, जरा सोच समझकर। चेन ये ने डॉक्टर लुओ को धमकी भरे लहजे में देखा। डॉक्टर लुओ ने चेन ये को गुस्से से घूर कर देखा। इस समय जूलिना आगे बढ़ी और धीरे से बोली, डॉक्टर लुओ, श्रीमान चेन हमेशा अपना वादा निभाते हैं। जब तक आप सर्जरी ठीक से करेंगे, आपको केवल लाभ ही होगा, कोई नुकसान नहीं। इसके अलावा अब आपके पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। डॉक्टर लुओ, ये जूलिना के कोमल आग्रह का कमाल था या चेन ये की लगातार खतरनाक होती जा रही निगाहों का? अंततः डॉक्टर लुओ का रवैया नरम पड़ गया। ठीक है, तो मैं सहमत हूँ। आप? मुझे उम्मीद है कि आप अपना वादा निभाएंगे। बिल्कुल, आपकी मुझसे क्या कराने की इच्छा है? चेन ये ने अपनी आंख बाहर निकाली। इस समय तक सिस्टम के निर्देशों के अनुसार आंख को पहले ही एक कांच की बोतल में रखा जा चुका था। बोतल पतले किए गए रक्त के आंसुओं से भरी हुई थी। इस प्रणाली के अनुसार ऐसा करने से आंख की पुतली की जीवंतता में सुधार हुआ। और अब पहले कुछ हद तक मुरझाई हुई इस आंख में कई नसें उगाई थीं, जो देखने में काफी घिनौनी लग रही थीं। डॉक्टर लुओ, मुझे आपसे कुछ काम करवाना है। चेन ये की बातें सुनकर डॉक्टर लुओ के पूरे शरीर पर ठंडे पसीने की लहर दौड़ गई। यह बिल्कुल असंभव है। यह आंख? डॉक्टर लुओ, आपको अपनी राय देने की जरूरत नहीं है, बस मेरी जरूरतों का पालन करें। ये ऑपरेशन के निर्देश हैं, कृपया इन्हें पहले देख लें। चेन ये ने सिस्टम द्वारा दिए गए आंख प्रत्यारोपण ऑपरेशन के विस्तृत निर्देशों को सीधे लिखकर डॉक्टर लुओ को सौंप दिया। आधे घंटे बाद डॉक्टर लुओ ने ऊपर देखा। उनके चेहरे पर आशंका और हैरानी दोनों के भाव थे। आंख बदलने से संबंधित ये निर्देश आम लोगों के लिए नहीं थे। इसमें निहित कई विषय वस्तु डॉक्टर लुओ के ज्ञान के दायरे से परे थे। इस चीज का इस्तेमाल आम लोगों पर बिल्कुल नहीं किया जा सकता था। यदि दूसरा पक्ष कोई अलौकिक शक्ति वाला व्यक्ति होता। डॉक्टर लुओ को भी नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन फिलहाल उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। सर्जरी शुरू हुई। चेन ये कई मेजों से बने बिस्तर पर लेटा हुआ था और डॉक्टर लुओ के सिर के ऊपर एक विलो की शाखा से बंधी हुई एक बड़ी छुरी लटक रही थी। ये दृश्य देखकर डॉक्टर लुओ के पैर कांपने लगे और उनकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। वह समझ गया था कि अगर उसने कुछ भी गलत किया तो यही कुल्हाड़ी उसे मौत के घाट उतार देगी। संपर्क सेवा की शर्तें।